हे गाइस, आप लोगों की रिक्वेस्ट मुताबिक मैं लेके आई हूँ एक लॉन्ग वीडियो जिसमें सीरीज की कंप्लीट स्टोरी आपको देखने को मिल जाएगी। और इस सीरीज की रेटिंग इतनी अच्छी है और आप लोगों ने जो इसे इतना पसंद किया है, बिना किसी सस्पेंस को रिवील किए हुए कहानी को करते हैं शुरू। एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें 1000 साल पहले का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें एलिक्सर यानी अल्केमी गॉड सुहांग को दिखाया जाता है। सुहांग जो होता है वो अपने सुप्रीम अल्केमिस्ट बनने के एकदम टॉप लेवल पे होता है और इसी के लिए वो एक एल्फ निर्वाणा पिन को रिफाइन कर रहा होता है, जो कि एक बड़े से पॉट में रखी होती है। अब वहाँ पे एंट्री होती है हमारी इस सीरीज की वैम्प की। इसका नाम रोशिंग होता है और वो सुहांग को यहाँ गिव अप करने के लिए कहती है। अब यहाँ सुहांग को इस बात पे यकीन नहीं आता है कि जिस रोशन को वो उतना पसंद करता था और उसी को ही प्रपोज करने के लिए वो इस निर्वाणा पिल को रिफाइन कर रहा था ताकि वो इस पिल को उसे दे सके, और वही आज उसे यहाँ मारने के लिए आई है ताकि वो इस डिवाइन इक्लिजर को रिफाइन करके इस दुनिया की सबसे नंबर 1 अल्केमिस्ट बन पाए। अब आगे हम देखते हैं कि रोशन अपने डिवाइन फायर का यूज करती है यहाँ सुहांग को मारने के लिए, और ये डिवाइन फायर उसने सुहांग से ही धोखे से लिया था। मतलब कि सुहांग जिसके साथ जिंदगी बिताना चाहता था उसी ने उसे धोखा दिया और अपने प्यार के जाल में फंसाया। लेकिन यहाँ सुहांग ये डिसाइड कर लेता है कि अगर उसे यहाँ पे अपनी जान भी देनी पड़े तो भी वो इस निर्वाणा पिल को इस रोशन के हाथों में नहीं लगने देगा। इसलिए यहाँ पे वो अपने आप का बलिदान करते हुए उस पॉट के ही अंदर चला जाता है और वहाँ पे उस निर्वाणा पिल को रिफाइन करने की कोशिश करने लगता है, जिसपे एक बहुत बड़ा वहाँ पे ब्लास्ट होता है और सब कुछ तबाह हो जाता है। और अब हमें 1000 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लैनहू एकेडमी में अपने मार्शल आर्ट को अवेक करने का टेस्ट चल रहा होता है। हमें एक कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि हमारे इस सीरीज का मेन लीड है। इसका नाम सूतियांग होता है, जो कि उस एकेडमी का एक डिसिपल बनने के लिए अपने मार्शल आर्ट्स का टेस्ट देने के लिए यहाँ पे आया होता है। अब हमें उसी एकेडमी के 6th एल्डर को दिखाया जाता है, जो कि सारे कैंडिडेट्स को मार्शल आर्ट का वॉरियर बनने के टिप्स के साथ साथ उस टेस्ट में क्या क्या रूल्स है ये उन्हें बता रहे होते हैं। अब आगे वो एक स्पिरिचुअल फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं जिसके अराउंड बहुत सारी क्रिस्टल्स ब्लू लाइट इमिट करती हैं। हर एक कैंडिडेट को इसके अंदर आके अपने मार्शल वेन्स को अवेकन करना होगा, तभी वो इस लैनहाउ मार्शल पैलेस के डिसिपल्स बन पाएंगे। जो लोग अपने मार्शल वेन्स को पहले ही एक्टिवेट कर चुके हैं उन्हें सुजाको एकेडमी में डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा। साथ ही जिस बंदे के मार्शल आर्ट्स की टैलेंट सबसे ज्यादा हाईएस्ट होगी उसे इस एकेडमी की तरफ से एक स्पिरिट पिल दिया जाएगा। अब उस पिल को देखते ही सारे कैंडिडेट्स के बीच में बातें शुरू होने लगती हैं। ये जो पिल है कोई मामूली पिल नहीं है, बल्कि इसे इस एंशिएंट मेडिसिन कॉन्टिनेंट के सबसे बड़े अल्केमिस्ट ने तैयार किया है। इस पूरे कॉन्टिनेंट में अल्केमिस्ट को काफी नोबल माना जाता है, क्योंकि इस पूरे एम्पायर में बस कुछ ही ऐसे कल्टिवेटर्स हैं जिन्होंने अपने अल्केमिस्ट लेवल को अचीव किया है। जिसके भी हत्थे में ये स्पिरिट पिल लगेगा वो एक ही झटके में अपने 5 स्टार मार्शल रियल्म में ब्रेक थ्रू कर पाएगा। वो उसी पिल को पाने के लिए सारे कैंडिडेट्स के बीच होड़ लग जाती है। इतने में हम वहाँ पे एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मुहाना होता है। ये हमारे मेन लीड सूतियांग को नीचा दिखा रही होती है। उसे ये कहती है कि तुम इस स्पिरिट पिल को डिजर्व नहीं करते। साथ ही मुहाना के पास वाला बंदा यहाँ सूतियांग से कहता है कि लगता है कि तुम कुछ दिनों की पिटाई भूल गए हो, जबकि मेरे ब्रदर हानफेंग ने तुम्हें इतनी बुरी तरीके से मारा था कि तुम्हारे अंदर के मेरिडियंस वेन्स पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। फिर भी तुम यहाँ इस मार्शल टेस्ट को देने के लिए आ गए हो तो तुम्हारी हिम्मत की दाग देनी पड़ेगी। अब हमें मुहाना के फ्लैशबैक को दिखाया जाता है। यहाँ पे आने का उसका रीजन यही होता है, वो सूतियांग को मानी मन पसंद करती थी और जब वो अपने प्यार का इकरार करने के लिए सूतियांग के पास जाती है तो सूतियांग उसे इग्नोर करते हुए उसको प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता है। इसी रिजेक्शन का बदला वो यहाँ सूतियांग से ले रही होती है। अब यहाँ पे सभी मुहाना का नेचर जानते थे कि वो कितनी क्रूर है, इसीलिए सारे जो कैंडिडेट होते हैं वो यहाँ सूतियांग का ही साथ देते हैं। स्पेशली जो वहाँ की लड़कियां होती हैं वो सूतियांग को चीयर करने के लिए कहती है कि तुम चाहे किस भी लेवल पे पहुंचो, हम तुम्हें हमेशा सपोर्ट करेंगे। अब यहाँ एल्डर जो होते हैं वो सभी को शांत कराते हैं कि इसी बीच सूतियांग जो होता है वो यहाँ कहता है कि वो सबसे पहले अपने मार्शल आर्ट के टेस्ट को यहाँ देना चाहता है ताकि इन लोगों को ये साबित कर दे इन सभी में सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्शल आर्ट के अवेकन करने की शक्ति इसके पास है। जिस पे एल्डर उससे पूछते हैं कि तुम कुछ दिन पहले काफी इंजर्ड थे और इंजर्ड पर्सन के जो मेरिडियंस होते हैं पूरी तरह से डैमेज होते हैं। अपने डैमेज मेरिडियन के साथ कोई भी अपने मार्शल आर्ट्स को जगा नहीं सकता। जिस पे सूतियांग अब ये कहते हुए कि अब वो पूरी तरह से हील हो चुका है और वो काफी कॉन्फिडेंट है अपने मार्शल आर्ट्स के टेस्ट को देने के लिए। आगे टेस्ट की शुरुआत यहाँ सूतियांग से होती है और वो जाके उन क्रिस्टल्स के बीच बैठ के कल्टिवेट करने लगता है। इसी बीच हम पहाड़ी के ऊपर एक और लड़के को देखते हैं जो कि सूतियांग को चुपके से देख रही होती है। हमें यहाँ पता चलता है कि ये सूतियांग के ही फियांसे है, लेकिन वो यहाँ सूतियांग के टैलेंट को देखने के लिए नहीं बल्कि उससे एक डील करने के लिए यहाँ पे आई होती है।
आगे हमें यहाँ टेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ एल्डर जो होते हैं सूतियांग को बताते हैं कि अगर तुमने एक टाइम लिमिट के अंदर अपने मार्शल वेन्स को एक्टिवेट नहीं किया तो तुम्हें फेलियर घोषित किया जाएगा। अब आगे हम देखते हैं कि सूतियांग अपने मार्शल आर्ट्स को अवेक करने की प्रक्रिया शुरू करता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसकी फॉर्मेशन में टर्बुलेंस होने लगता है। उसका जो हार्ट रेट है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। सभी को यही लगता है कि अब सूतियांग यहाँ पे फेल हो जाएगा, लेकिन हम तभी देखते हैं कि सूतियांग अपने पेन के एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाता है जहाँ उसे मेमोरीज की कुछ धुंधली यादें दिखती हैं। अब ये यादें जो होती हैं वो उसी इक्लिजर गॉड सुहांग की होती है जिसे एपिसोड के शुरुआत में हमने देखा था। और ये जो सुहांग होता है यहाँ सूतियांग के ही एंसेस्टर होते हैं। अब यहाँ सूतियांग की आंखें खुलती है और उसे समझ में आता है कि वो जो इक्लिजर गॉड है जो कि उसके एंसेस्टर हैं, उसी की ही विरासत को सूतियांग ने इनहेरिटेंस किया है, इसीलिए अपने एंसेस्टर की मेमोरीज उसे दिख रही हैं। और यहाँ वो डिसाइड कर लेता है कि वो अपने एंसेस्टर सुहांग के धोखे का बदला रोशन से लेकर के ही रहेगा। अब इतने में ही यहाँ टाइम लिमिट खत्म होती है और हम मोहाना को देखते हैं जो कि एल्डर से कह रही होती है इस जोकर को और भी ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये अपने मार्शल आर्ट्स को कभी अवेक नहीं कर पाएगा। इसीलिए अब एल्डर अगले कैंडिडेट मोहाना को बुलाते हैं। अब आगे मोहाना स्टेज की तरफ बढ़ती है ये सोचते हुए कि वो अपने मार्शल आर्ट्स को यहाँ पे अवेक कर लेगी और अपनी रिजेक्शन का बदला वो सूतियांग से अपने पैरों तरह से रोनते हुए लेगी। अब हम इतने में देखते हैं कि यहाँ सूतियांग के चारों तरफ वो जो 6 क्रिस्टल होते हैं वो ब्लू लाइट इमिट करने लगते हैं। इसका मतलब ये होता है कि सूतियांग ने न केवल हेवन लेवल के मार्शल आर्ट्स को अवेकन किया है बल्कि जो उसके मार्शल वेन्स है वो ऐसे लेवल पे रीच कर चुके हैं जिसके कारण अब उसने अपनी फायर एंड आइस की डुअल एलिमेंट को भी अवेक कर लिया है। ऐसी मार्शल वेन हजारों सालों में किसी एक की ही होती है। यहाँ एल्डर उसके अचीवमेंट से काफी खुश होते हैं और आने वाले समय का उसे एक पियरलेस जीनियस बताते हैं। अब दूर से ही उसकी फियांसे ये सब कुछ देख रही होती है जिसे यकीन नहीं आता कि जिस बंदे से वो आज यहाँ एंगेजमेंट तोड़ने के लिए आई है वो एक्चुअल में उसी के लेवल के बराबर आ चुका है जो कि डुअल सिस्टम हेवन लेवल का मार्शल आर्ट है। अब अगले सीन में जहाँ एल्डर सूतियांग को उसका रिवॉर्ड देने ही वाले होते हैं कि तभी एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है। ये बंदा लैनहाओ एकेडमी का एक जीनियस हान फेंग होता है और यही वो बंदा होता है जिसने कुछ दिन पहले सूतियांग को सीरियसली इंजर्ड किया था। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां हान फेंग सूतियांग को बुरी तरीके से मार रहा होता है और उसे ये कहते हुए कि याद रखो वो बंदा जिसने तुम्हें मारा है वो मैं हूँ और अगर तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो तो आ जाना मेरा मुकाबला करने। अब हान फेंग जो होता है वो सूतियांग पे यहाँ चीटिंग करने का इल्जाम लगाता है क्योंकि कुछ दिन पहले उसने सूतियांग को इतना मारा था कि उसके पूरी तरह से मेरिडियंस ब्लॉक हो चुके थे और जिस बंदे के मेरिडियंस ब्लॉक होते हैं आखिर कैसे पॉसिबल है कि वो हेवनली लेवल का मार्शल आर्ट्स को अवेक कर पाए। और हो सकता है इसने एक ऐसा इक्लिजर यूज किया होगा जिससे हम सभी को यहाँ पे इल्यूजन हुआ है। अब उसका जो भाई होता है वो भी यहाँ सूतियांग पे चीटिंग का इल्जाम लगाता है जिस पे सूतियांग उससे कहता है कि अगर तुम्हें इतना ही शक हो रहा है तो क्यों ना तुम मेरे साथ एक मैच कर लो ताकि तुम्हें ये प्रूफ मिल जाए कि आखिर मैंने अपने मार्शल आर्ट के डुअल सिस्टम को अवेक किया है कि नहीं। अब हान फेंग उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और आगे उनके मैच के लिए एल्डर एक बाउंड्री क्रिएट करते हैं जहाँ बस यही रूल तय होता है कि जो भी बंदा उस बाउंड्री से बाहर निकलेगा उसे फेलियर घोषित किया जाएगा। ये दोनों उस बाउंड्री के अंदर आते हैं और सबसे पहले अटैक करने वाला हान फेंग होता है जो कि अपने मार्शल वेन से यहाँ सूतियांग पे अटैक करता है। लेकिन सूतियांग का पलटवार काफी ज्यादा रोचक होता है। वो एक ऐसा इंसेक्ट जनरेट करता है और वो जो मधुमक्खी होती है वो हान फेंग को ऐसी जगह काटती है कि वो उछलने लगता है। आगे हम उसके मार्शल वेन्स को देखते हैं जिसे सूतियांग अपने आइस पावर से पूरी तरह से फ्रीज कर देता है और अब अपने फायर एलिमेंट का यूज करता है। अब आगे सूतियांग की एक भी प्रहार को वो हान फेंग यहाँ पे सह नहीं पाता और वो नीचे गिरता है कि तभी हम सूतियांग को उसके पास आता देखते हैं और वो बिल्कुल वही डायलॉग कहता है जो कि इस हान फेंग ने सूतियांग को मारते हुए कहा था। अच्छे से देख लो, तुम्हें मारने वाला और कोई नहीं बल्कि मैं सूतियांग हूँ और अगर तुम इसका बदला लेना चाहते हो तो आ जाना मुझसे मुकाबला करने। अब आगे सूतियांग की एक किक से ही वो बाउंड्री के बाहर निकलता है और यहाँ सारे लोगों को ये यकीन आ जाता है कि सूतियांग ने वाकई में अपने डुअल सिस्टम फायर एंड आइस एलिमेंट को अवेक कर लिया है। अब आगे एल्डर द्वारा यहाँ सूतियांग को लैनहाओ एकेडमी का डिसिपल घोषित किया जाता है और अपने हाईएस्ट मार्शल आर्ट्स को एक्टिवेट करने के लिए उसी रिवॉर्ड के तौर पे वही स्पिरिट पिल भी दिया जाता है। अब यहाँ सूतियांग एल्डर से ये कहते हुए अलविदा लेता है कि वो टाइम से सुजाको एकेडमी में पहुंच जाएगा। आगे का सीन हमें एक जंगल के सुनसान रास्ते का सीन दिखाया जाता है जहां सूतियांग को एक क्रीचर द्वारा आवाज लगाई जाती है। एक अजीब से क्रीचर बाहर निकलता है जो अपना परिचय देता है। ये अपना नाम लिंगर बताता है और ये क्रीचर वास्तव में उस एल्फ निर्वाणा पिल का ही ट्रांसफॉर्मेशन रूप होता है। आगे सूतियांग के ये पूछने पर कि आखिर वो क्रीचर कौन है और उसने उसे मास्टर क्यों कहा है,
लिंगर उसे बताता है कि वो कई सालों से सूतियांग के हार्ट के अंदर ही सील था और जब उसने अपने मार्शल आर्ट को अवेकन किया तो वो क्रीचर भी जाग गया, क्योंकि सूतियांग के ही एंसेस्टर ने उस निर्वाणा पिल को रिफाइन किया था। जबकि सूतियांग उन्हीं का वंशज है तो अब से उनका नया मास्टर सूतियांग ही होगा। अब यहाँ सूतियांग को ये यकीन नहीं आता कि वो निर्वाणा पिल एक नए फॉर्म में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है। साथ ही उसके एंसेस्टर ने मरने से पहले उस एल्फ निर्वाणा पिल को रिफाइन कर लिया था। आगे लिंगर उसे बताता है कि उसके कई सारी एबिलिटीज है, लेकिन वो अभी जागा है, इसीलिए वो काफी वीक है, क्योंकि उसके अंदर के मैजिक एलेक्सर के जो पावर है वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी है। आगे सूतियांग के ये पूछने पर कि उसकी क्या क्या एबिलिटीज है और वो क्या क्या कर सकता है, लिंगर उसे बताता है कि वो दुनिया की हर एक चीज को पावर दे सकता है, उसकी स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा बढ़ा सकता है, साथ ही उसमें स्पिरिट्स को भी कंट्रोल करने की एडवांस पावर है। ये जान के सूतियांग काफी खुश हो जाता है कि उसकी आने वाली कल्टीवेशन जर्नी में ये क्रिएचर उसका काफी साथ देने वाला है, लेकिन अभी उसकी शक्तियाँ काफी वीक है, इसीलिए वो जुआन लेवल के ही ट्रेजर्स और एक्लेजर को स्ट्रेंथन दे सकता है। जैसे जैसे उसका मास्टर लेवल अप करेगा उसकी भी शक्तियाँ ग्रो होंगी। आगे लिंगर काफी ज्यादा वीक होता है, इसलिए वो सूतियांग से कुछ एलिक्सर्स सॉलो करने के लिए मांगता है, जिसपे सूतियांग उसे वही स्पिरिट पिल दे देता है जो कि अभी उसने रिवॉर्ड के तौर पे जीता था। आगे लिंगर को किसी के आने की आहट सुनाई देती है, इसलिए वो जल्द से अपने मास्टर के अंदर छुप जाता है। आगे सूतियांग से मिलने के लिए उसी की होने वाली फियांसी वहाँ पे आती है, जिसका नाम रैंशी था। यहाँ रैंशी और सूतियांग के बीच की एंगेजमेंट उनके पेरेंट्स ने तय की होती है, लेकिन ये दोनों उसे तोड़ना चाहते हैं, इसलिए रैंशी यहाँ पे सूतियांग के सामने एक डील रखती है। सूतियांग को ये एंगेजमेंट का नाटक जारी रखना होगा ताकि वो आराम से अपने कल्टीवेशन के प्रैक्टिस को जारी रख सके, लेकिन सूतियांग उससे कहता है कि दुनिया में कोई भी चीज फ्री के नहीं मिलती, ऐसा करने के लिए उसे कुछ देना होगा। अब इसी के लिए जो रैंशी होती है वो सूतियांग को 10 लो लेवल के स्पिरिचुअल स्टोन के साथ साथ 3 लाख गोल्ड कॉइन्स भी देती है, ताकि वो उनकी इस फेक एंगेजमेंट की एक्टिंग को जारी रख सके। सूतियांग भी इस डील पे मान जाता है, क्योंकि उसे अपने नए क्रिएचर उस लिंगर को पावर देने के लिए उसे रिसोर्सेज की जरूरत होती है। आगे सूतियांग उसे ये कहते हुए कि वो 2 दिनों के बाद लैंडहाउस सिटी में उससे आके मिलेगा, वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम सूतियांग को अपने घर जाता देखते हैं, जहाँ वो अपनी इस खुशखबरी को अपनी एल्डर सिस्टर और अपने फादर के साथ शेयर करता है और उन्हें बताता है कि वो मार्शल आर्ट के टेस्ट में पास होने के साथ साथ हेवनली लेवल का मार्शल आर्ट जो कि वो आइस ऑन फायर का ड्यूअल है उसे भी हासिल किया है। ये जानकर उसके फादर काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब उनकी ये जो सू फैमिली है जो कि एक हादसे के बाद डिक्लाइनिंग पोजीशन पे जा रही थी, अब ये वापस से उभर के आएगी। साथ ही आने वाले फैमिली कंपटीशन में इनकी फैमिली जो कि 20 सालों से लगातार हारती जा रही थी, सूतियांग के मार्शल लेवल अवेकन करने से अब इनके फैमिली में एक आशा जग गई है। आगे उसके फादर ने ये प्रॉमिस किया होता है कि जैसे सूतियांग अपने मार्शल आर्ट को अवेकन करेगा वो उस राज के बारे में सूतियांग को बता देंगे जो कि हमेशा उससे छिपाया जाता था। अब वो राज की बात ये होती है कि सूतियांग हमेशा अपनी मदर के बारे में पूछता रहता था। इस पे उसके फादर यहाँ बताना शुरू करते हैं कि जब तुम छोटे थे तुम्हारी माँ जो थी वो मेडिसिन वैली के ओनर की बेटी थी, उन्होंने मुझसे अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाकर के शादी की और हम यहाँ चुपके से इस दूसरे कॉन्टिनेंट में आ बसे। लेकिन एक दिन तुम्हारी माँ के ही कबीले जो कि यगाओ कबीला था उसके लोग अचानक से इस लैंडहाउस सिटी में आ जाते हैं। वो तुम्हारी माँ को अगवा करते हुए फोर्सफुली वहाँ से ले गए और साथ ही उन्होंने मेरे फायर एलिमेंट को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, तुम्हारी एल्डर सिस्टर को भी हर्ट किया। इसके वजह से वो एक्सट्रीमली टैलेंटेड होते हुए भी आज तक उसकी जो लेवल है वो उसके 5 स्टार मार्शल आर्ट्स में ही फंसी हुई है। इसी हादसे के कारण हमारी फैमिली लगातार डिक्लाइनिंग पोजीशन में जाती रही, साथ ही हमने इस पूरी लैंडहाउस सिटी में अपना जो वेल्दी फैमिली का खिताब था वो भी खो दिया। इसके कारण ही हैन फैमिली ने हमें इस पूरी सिटी से बाहर निकालने पे मजबूर कर दिया। ये सुनते ही जो सूतियांग होता है वो मेडिसिन वैली के लोगों से बदला लेने की सोचता है ताकि वो अपनी माँ को रेस्क्यू कर पाए, जिसपे उसके फादर उसे रोकते हैं ये कहते हुए कि वो मेडिसिन वैली ऐसे खतरों से भरा हुआ है जिसके बारे में तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते और अभी तुम्हें सिर्फ अपने प्रैक्टिस पे फोकस करना है ताकि तुम ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट के रेल्म को ब्रेक थ्रू कर पाओ। और अब जबकि तुमने हेवनली लेवल के मार्शल आर्ट्स को अवेक कर लिया है तो हमारी सू फैमिली में एक उम्मीद जग गई है कि वो फिर से राइज कर पाएगी। आगे सूतियांग के ये पूछने पर कि आने वाला फैमिली कंपटीशन कितने दिनों में शुरू होने वाला है, उसके फादर उसे 3 महीना का समय बताते हैं, जिसपे सूतियांग अपने फादर को यह आश्वासन देता है कि वो अपने सू फैमिली की ग्लोरी को फिर से वापस लाके ही रहेगा। अब यहाँ पे सीन कट होता है और अगले सीन में हम सूतियांग को देखते हैं जो कि कल्टीवेट कर रहा होता है। उसके कल्टीवेशन के दौरान ही हमें ये बताया जाता है कि इस एंशिएंट मेडिसिन कॉन्टिनेंट में वॉरियर्स जो होते हैं वो 6 लेवल पे डिवाइड किए गए हैं।
सबसे लो लेवल पे वॉरियर्स आते हैं, उसके बाद मार्शल आर्ट्स मास्टर आते हैं, उसके बाद ग्रेट मार्शल आर्ट मास्टर्स आते हैं और हर एक लेवल पे उसे अलग अलग पड़ाव पार करने होते हैं। और ये पड़ाव होते हैं मार्शल किंग, मार्शल एम्परर, मार्शल लॉर्ड, मार्शल संत और मार्शल एम्परर होते हैं। और सबसे हाईएस्ट लेवल पे 11th रेल्म के गॉड ऑफ वॉर होते हैं। और जब भी कोई कल्टीवेटर अपनी मार्शल आर्ट के वेन को ओपन करता है तो वो सबसे पहले वॉरियर रेल्म में आता है। और अभी सू तियांग अपने वॉरियर रेल्म में है और 9 लेवल के मार्शल आर्ट रेस को पार करने के बाद ही कोई कल्टीवेटर अपने मार्शल आर्ट रेल्म में प्रवेश कर पाएगा। और हर एक रेल्म में जाने से उसकी पावर इंक्रीज होगी, लेकिन सबसे पहले उसे अपनी कल्टीवेशन के फाउंडेशन को मजबूत करना होगा, क्योंकि अब सू तियांग के साथ जिसका सामना होने वाला है वो जुहान हाओ पैलेस का एक डिसिपल है, जो कि अपने डिवाइन रेल्म में पहले ही प्रवेश कर चुका है। और उससे मुकाबला करने के लिए सू तियांग को अपनी फाउंडेशन यानी आधार को मजबूत करना होगा। अब अपने आधार को यहाँ पर मजबूत करने के लिए सू तियांग उसी लो लेवल के स्पिरिचुअल स्टोन्स को निकालता है, जो कि रेंशी ने ही दिए थे। आगे वो लिंगर को समन करता है ताकि वो स्पिरिचुअल ग्रेड्स को और भी ज्यादा स्ट्रेंथन कर सके। लेकिन लिंगर जो होता है उन स्पिरिचुअल स्टोन्स को देखते ही उसके मन में लालच जागता है और वो उन्हें खाने की आग्रह करता है, जिसपे सू तियांग उससे कहता है कि तुम इन स्पिरिचुअल स्टोन्स की पावर को स्ट्रेंथन करने में मेरी मदद करो, तब मैं इन 3 में से एक तुम्हें खाने के लिए दे दूंगा। अब आगे हम देखते हैं कि लिंगर यहाँ अपनी पावर एक्टिवेट करता है और उन्हें स्पिरिट स्टोन्स को स्ट्रेंथन देने लगता है। लेकिन कमाल की बात ये होती है कि उसके ऐसा करते ही एपिसोड को यहीं खत्म कर दिया जाता है। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं जो सू तियांग होता है वो अपने एंसेस्टर की विरासत एल्फ निर्वाणा पिल को इनहेरिटेंस करता है। लेकिन 1000 साल बीतने के बाद वो पिल अपने आप को एक अलग ही क्रिएचर में ट्रांसफॉर्म कर लेती है, जिसका नाम लिंगर होता है और वो वर्ल्ड की किसी भी चीज को स्ट्रेंथ दे सकता था। अब यहाँ से एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ हम उस लिंगर को देखते हैं कि वो लो ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन्स को स्ट्रेंथ यानी मजबूती दे रहा होता है। लेकिन लिंगर काफी ज्यादा वीक होता है क्योंकि वो अभी अभी 1000 साल के बाद जागा है और ऐसा करने से उसकी पावर्स काफी ज्यादा वीक हो जाती है। इसीलिए इनाम के तौर पे सू तियांग उनमें से एक स्पिरिचुअल स्टोन को लिंगर को दे देता है और आगे लिंगर सू तियांग से ये कहते हुए कि जब भी मास्टर को मेरी जरूरत होगी वो मुझे पुकार सकते हैं। वो रेस्ट करने के लिए फिर से उसके हार्ट में चला जाता है। अब इधर हम सू तियांग को देखते हैं जो उन्हीं स्पिरिचुअल स्टोन का यूज करके अपने मार्शल आर्ट वेन को ओपन करने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि एक कल्टीवेटर अपने वॉरियर रेल्म में तभी जा सकता है जब उसके सारे मेरिडियंस वेन्स ओपन होते हैं। जैसे जैसे सू तियांग के यहाँ मार्शल वेन्स ओपन होंगे उसकी फिजिकल फिटनेस के साथ साथ उसकी कॉम्बैक्ट पावर भी इम्प्रूव होने लगेगी। लेकिन यहाँ सू तियांग की जो मार्शल आर्ट होती है वो ड्यूअल सिस्टम की होती है, जिसके तहत वो फायर एंड आइस को एक्टिवेट कर सकता था। इसीलिए वो जब भी एक नए लेवल पे ब्रेक थ्रू करेगा उसे अपने 2 मेरिडियंस वेन्स को ओपन करना होगा। यहाँ सू तियांग इसी चीज की प्रैक्टिस कर रहा होता है जहाँ रात बीत जाती है और उसे पता चलता है कि मात्र 2 स्पिरिचुअल स्टोन्स का यूज करके उसने अपने 10 मार्शल वेन्स को ओपन कर लिया है और जुआन हांग कल्टीवेशन के फर्स्ट लेवल पे पहुंच चुका है, जिसके कारण अब वो अपनी बॉडी में आइस एंड फायर की कॉम्बैक्ट पावर को महसूस कर रहा था। इतने में उसे किसी की चीखने की आवाज सुनाई देती है और वो बाहर जाके देखता है कि किंगलिंग फैमिली से कोई 2 बंदे आए हैं जो कि सू तियांग के फादर को यहाँ धमकी दे रहे होते हैं कि अगर उसने अपने बेटे की शादी किंगलिंग फैमिली के डॉटर से नहीं करवाई तो उनके ऊपर जो उन्होंने इतना बड़े रकम का कर्ज दिया है वो लोग उसे माफ नहीं करेंगे और अगर ये शादी हो जाती है तो वो उस कर्ज को माफ कर देंगे। कि वो उन्हें ये भी ऑफर देते हैं कि अगर वो इस मैरिज के लिए मान जाते हैं तो फिर से सू फैमिली को प्रेस्टिजियस फैमिली का खिताब दिया जाएगा और उन्हें फैमिली डिबेट में भी फिर से भाग लेने का अवसर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ सू तियांग इस जबरदस्ती के मैरिज को नहीं करवाना चाहते थे, इसीलिए वो उन दोनों बंदों से कहते हैं कि वो किसी भी हाल में जो उनका कर्ज है जो कि 500,000 गोल्ड कॉइन्स होते हैं वो किसी भी हाल में क्यान फैमिली को लौटा देंगे। लेकिन क्यान फैमिली के वो जो 2 बंदे होते हैं इन्हें प्रेशराइज करने लगते हैं ये कहते हुए कि अगर तुमने इस मैरिज के प्रस्ताव को नहीं माना तुम अपने प्रेस्टिजियस फैमिली होने का खिताब खो दोगे, साथ ही तुम्हें इस लैनहाओ सिटी से भी निकाल दिया जाएगा। जिसपे फादर उन्हें करारा जवाब देते हैं कि किसी की भी हिम्मत नहीं है हमारी सू फैमिली के प्रॉपर्टी को इस तरह से हाथ लगाने की। यहाँ वो खुलेआम उन्हें चैलेंज कर देते हैं। वास्तव में यहाँ पर प्रपोजल उनकी बेटी के लिए आया था, इसीलिए सू तियांग के जो फादर होते हैं वो उस बंदे से कहते हैं कि तुम अपने बेटे को यहाँ से ले करके चले जाओ, क्योंकि चंद गोल्ड कॉइन्स के लिए मैं अपनी बेटी का सौदा नहीं कर सकता। जिसपे वो बंदा उन्हें जवाब देता है कि ये तुम्हारी सू फैमिली के लिए लास्ट चांस है, अगर बाद में तुम बाप बेटी मुझसे भीख मांगने के लिए भी आओगे शादी के लिए तो हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। कि तभी यहाँ पे एंट्री होती है सू तियांग की, जो उन दोनों बंदों को खरी खोटी सुनाता है और उनके यहाँ औकात दिखा देता है कि इस पूरे इंटायर कॉन्टिनेंट में जो किसी धूल के बराबर भी नहीं है। जिसपे वो क्यान फैमिली का जो हेड बंदा होता है वो उनसे कहता है कि भूलो नहीं कि तुम ऐसे सिचुएशन में हो
तुम हमारे कर्जदार हो और जल्द से जल्द अगर उस रकम को हमें नहीं लौटाया तो तुम्हें अपनी जान देकर के इसकी कीमत चुकानी होगी। ये सुनते ही सू तियांग यहाँ पे भड़क जाता है और उस मोटे बंदे को एक जोरदार पंच लगाता है। और यही वो मोटा बंदा होता है जो कि शादी के लिए उतावला हो रहा था। आगे हम देखते हैं कि सू तियांग अब यही नहीं रुकता, वो अपने फायर एलिमेंट का यूज करता है और उस मोटे बंदे को एक जोरदार किक लगाता है जिससे वो बाहर गिर जाता है। और इतने में उसके बाप की ममता जाग जाती है। यहाँ वो सू तियांग पे काउंटर अटैक करता है, लेकिन तभी सू तियांग के फादर उसके इस अटैक को डॉज कर लेते हैं। अब यहाँ पे माहौल काफी गर्म हो जाता है, लेकिन हम उस क्यान फैमिली के उन दो बंदों को देखते हैं कि सू तियांग की फैमिली को ये धमकी देकर चले जाते हैं कि हमसे पंगा लेना तुम्हें काफी भारी पड़ेगा। अब आगे इस पूरे मामले के बारे में सू तियांग अपने फादर से पूछता है, जिसपे उसके फादर बताते हैं कि ये क्यान फैमिली तो मात्र एक मोहरा है और इसके पीछे किसी और की साजिश है। काफी टाइम पहले सू तियांग के जो फादर होते हैं उन्होंने उस क्यान फैमिली से 500,000 गोल्ड कॉइन्स की रकम को कर्ज के तौर पे लिया था। जिसपे सू तियांग आगे उनसे पूछता है कि आखिर इतनी बड़ी रकम की आपको जरूरत क्यों पड़ी, मुझे इस कर्ज के बारे में क्यों नहीं पता है। इस पे उसकी एल्डर सिस्टर यहाँ पर बताती है कि हमें वास्तव में फ्रेम किया गया था, हमारे खिलाफ एक ऐसा षड्यंत्र रचा गया था जिसमें हमारी सू फैमिली की काफी बदनामी हो चुकी थी और जिन मेडिसिनल मटेरियल्स को हमने उनसे खरीदा था वो सारे के सारे फेक निकले, जिससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ और हमें काफी हेट का भी सामना करना पड़ा। और ये सारी साजिशें उसी हान फैमिली की थी जिसने इस पूरे इल्जाम हमारी सू फैमिली पे से हटाने के लिए हमसे एक लिखित प्रमाण पत्र लिया। इसके लिए हमने 500,000 गोल्ड कॉइन्स की रकम चुकाई और हम अब उसी के कर्जदार बन चुके हैं। और यहाँ तक कि नहीं, उसने हमें इस पूरी रकम को पे करने के लिए मात्र 3 महीने की ही मोहलत दी है। अगर टाइम से पहले हमें इस पूरे कर्ज को पूरा पे नहीं कर पाएंगे और हम टाइम रहते ही उस कर्ज को पे नहीं कर पाए, जिसके कारण हान फैमिली ने हमारे सू फैमिली के सारे आयरन ओर के माइन को जब्त कर लिया। उस समय तुम प्रैक्टिस कर रहे थे, इसलिए फादर ये सारी बातें बता करके तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते थे। अब यहाँ पे हान फैमिली का फिर से नाम सुनकर सू तियांग की तो सटक जाती है और यहाँ वो डिसाइड कर लेता है कि चाहे हान फैमिली रहे या क्यान फैमिली रहे, वो किसी भी हाल में अपनी सू फैमिली की बुनियाद को ऐसे हिलने तो नहीं देगा। और यहाँ वो अपने फादर से बस कुछ दिन और इंतजार करने को कहता है। अब आगे यहाँ सीन कट होता है और हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सू तियांग जो होता है वो काफी शिद्दत के साथ अपनी कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कर रहा होता है, जिसमें वो एक बड़े से झरने के नीचे अपनी स्ट्रेंथ पावर को बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस कर रहा होता है। आगे वो अपनी प्रैक्टिस शुरू करता है और तब तक यहाँ प्रैक्टिस करने का डिसीजन लेता है जब तक वो अपने 9th लेवल पे ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए। अब चूंकि यहाँ पे उसके ही एंसेस्टर सुहुआंग की सारी मेमोरीज उसे इनहेरिटेंस हुई थी, जिससे उसे पता होता है कि अगर काफी ऊंचाई से पानी का प्रेशर उस पे लगातार गिरेगा, उसके कारण उसके जो फिजिकल पोटेंशियल है वो इंक्रीज हो जाएगी और इसी प्रेशर को झेलते हुए वो अपने फायर एलिमेंट को स्टिमुलेट कर सकता है। लेकिन उस झरने का जो प्रेशर पॉइंट होता है वो काफी ज्यादा होता है और यहाँ सू तियांग की बॉडी काफी वीक होती है, इसलिए वो उस प्रेशर को झेल नहीं पाता। इसीलिए आगे सू तियांग ये डिसाइड करता है कि सबसे पहले वो अपनी बॉडी को स्ट्रेंथन करेगा, इसके कारण उसके मसल्स में प्रेशर को झेलने की पावर आएगी। उसके बाद वो अपनी 9th लेवल की कल्टीवेशन जर्नी को शुरू करेगा। इसी के साथ ही इस एपिसोड को यही खत्म किया जाता है। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं सू तियांग को अपने एंसेस्टर जो कि एक एक्लेसर गॉड होते हैं उनकी मेमोरीज इनहेरिटेंस होती है, जिसके कारण उसे एक ऐसा डिवाइन एक्लेसर जो कि एल्फ निर्वाणा पिल होता है वो उसे मिलता है, जिसे उसी के एंसेस्टर ने रिफाइन किया था। लेकिन अब जो वो एक्लेसर होता है उसने अपने आप को ही ट्रांसफॉर्म करके एक क्रिएचर के फॉर्म में सू तियांग के पास अपीयर होता है। पिछले एपिसोड्स में हमने देखा था कि सू तियांग ने जब से अपने मार्शल आर्ट्स को अवेक किया है, क्रिएचर जो कि अब तक उसके हार्ट में सोया हुआ था वो भी जाग गया और अब से सू तियांग ही उसका नया मास्टर है। और बात करें इस क्रिएचर की तो उसके पास कई स्पिरिचुअल पावर है कि उसके मास्टर के जैसे जैसे लेवल्स अप होंगे, उस क्रिएचर जिसका कि नाम लिंगर है, अब उसकी भी शक्तियां धीरे धीरे इंक्रीज होती ही जाएंगी। लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि उस लिंगर में ऐसी शक्तियां हैं जिससे वो वर्ल्ड के किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेंथन दे सकता है, यानी उसकी पावर को इंक्रीज कर सकता है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हम सू तियांग को देखते हैं कि वो जल्द से जल्द अपने लेवल्स को अप करना चाहता था, के कारण वो काफी दिनों से एक ही जगह पे कल्टीवेट कर रहा होता है, लेकिन वो इसके प्रेशर को झेल नहीं पाता। इसलिए ये डिसाइड करता है कि उसे सबसे पहले अपनी मसल पावर की स्ट्रेंथ को गेन करना होगा। आगे वो इसी चीज की प्रैक्टिस कर रहा होता है और फाइनली हम देखते हैं कि वो अपने स्ट्रेंथ के फर्स्ट लेवल को कल्टीवेट कर चुका होता है। भी एक स्पिरिचुअल सांप वहाँ पे सू तियांग पे अटैक करता है। अब ये सू तियांग के लिए सबसे अच्छा मौका होता है अपनी स्ट्रेंथ को यहाँ पे जांचने का और आगे हम देखते हैं कि सू तियांग अपने एक पंच से ही उस सांप को वहीं मार डालता है और अब उसी स्नेक के मीट को वो एंजॉय कर रहा होता है और इसी तरह से प्रैक्टिस करते हुए यहाँ पे सू तियांग को कई दिन बीत जाते हैं।
फाइनली अपनी बॉडी को वो जितना स्ट्रेंथ देना चाहता था उतना वो कर चुका होता है, इसीलिए वो अब घर वापस जाने का डिसाइड करता है। तभी उसे अचानक से जंगल में किसी के आने की आहट सुनाई देती है। अब सू तियांग वहाँ पे पहुँचता है जहाँ पे वो एक ओल्ड मैन को देखता है जिसकी हालत काफी खराब होती है और वो अपने मरने के कगार पे था। अब ये जो ओल्ड मैन होता है उसके पास भी एक खास किस्म का बैच होता है जो कि सिर्फ अल्केमिस्ट के पास ही हो सकती है। साथ ही उसके पास एक ऐसा स्पिरिचुअल जेड होता है जिसके अंदर एक ऐसा मेन इंग्रेडिएंट होता है, अगर वो सू तियांग को मिल जाए तो वो उसे रिफाइन करके एक ऐसा मेरेडियन पिल बनाएगा जिससे उसकी एल्डर सिस्टर जो कि अपने मार्शल आर्ट के 5th लेवल पे स्टक हो चुकी है, वो अपनी एल्डर सिस्टर की इस प्रॉब्लम को हील कर सकता है। तभी वो ओल्ड मैन यहाँ बैतियांग से कह रहा होता है कि तुम मुझे यहीं के मालूम पड़ते हो, तो क्या तुम्हें पता है कि हुलोंग माउंटेन किधर है, क्योंकि मुझे वहाँ पे जा करके एक खास किस्म का ब्लड जेड प्लांट चाहिए जो कि उसी माउंटेन पे ग्रो किए जाते हैं। इसमें सू तियांग उन्हें डायरेक्टली कह देता है कि जिस खास औषधि की तलाश करने के लिए आप लोग उस माउंटेन पे जा रहे हो, अगर वो मिल भी जाए तो भी ये आपको 30 दिनों से ज्यादा जीवित नहीं रख पाएगी। जिस पे उसकी जो ग्रैंड डॉटर लीना होती है वो काफी क्रोधित हो जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें मेरे ग्रैंडपा के बारे में ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे की। अब इसी बात को लेकर उनके बीच यहाँ पर फाइट शुरू हो जाती है कि तभी जो उसके ग्रैंडपा होते हैं उसे ऐसा करने से रोकते हैं, क्योंकि उन्हें भी कहीं न कहीं रियलाइज हो चुका था कि सू तियांग यहाँ सही है और अभी मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। इस पे लीना उन्हें याद दिलाती है कि प्रेसिडेंट एडी जो कि इस पूरे कॉन्टिनेंट के नंबर 1 एल्केमिस्ट में से एक है, उन्हें उस ब्लड जेड के औषधि वाले उपाय के बारे में बताया है कि अगर हम किसी भी तरह से उस औषधि को पाले तो आपको बचाया जा सकता है। जिस पे ग्रैंडपा भी वही कहते हैं जो कि अभी सू तियांग ने उनसे कहा था, अगर वो औषधि भी मुझे मिल जाती है तो मैं ज्यादा दिनों के लिए जिंदा नहीं रहूंगा, क्योंकि पहले ही प्रेसिडेंट एडी ने 2 बार उसी तरह की कोशिश की है और दोनों में वो नाकाम रहे हैं। आगे वो ओल्ड मैन सू तियांग से यहाँ पूछने लगता है कि आखिर तुम्हें ये कैसे पता चला कि उस औषधि को लेने के बाद मैं एग्जैक्टली 30 दिनों तक ही जीवित रह पाऊंगा। इस पे सू तियांग उनसे कहता है कि आपके मेरिडियंस को देखते हुए साथ ही ये आपकी जो डल आइज है वो इंडिकेट करती है कि आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं, जिसे क्योर कर पाना काफी मुश्किल है। आपने इसे ठीक करने के लिए जो अनगिनत मेडिसिन ली है उसने आपके मेरिडियंस को एक साइक्लोन के ब्लैक लैश में फंसा दिया है। जिस पे ओल्ड मैन सू तियांग से यहाँ आग्रह करने लगता है कि अगर तुम्हें एक्लिजर्स के बारे में इतना ही ज्ञान है तो क्या तुम मेरे लिए एक ऐसा रिकवरी एक्लिजर बना सकते हो जिससे मेरी इस बीमारी को क्योर किया जा सके। जिस पे ओल्ड मैन उससे कहता है कि वो जो स्पिरिचुअल एक्लिजर होगा वो एक मिडिल ग्रेड का मिस्टीरियस एलिक्सर होता है जिसे रिफाइन कर पाना काफी मुश्किल है। इस पे लीना उसे कहती है कि तुम्हें देख के नहीं लगता कि तुम इस तरह के एक्लिजर्स को रिफाइन कर पाओगे। इस पे सू तियांग उस ओल्ड मैन से कहता है कि आप 1000 साल से भी ज्यादा जी चुके हो तब भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो। जिस पे ओल्ड मैन उसे एक बहुत ही अच्छा जवाब देता है कि जो मॉर्टल्स पैदा होते हैं यानी कि जो मरणशील होते हैं, क्या वो चाहते हैं कि वो अभी मर जाएं? और मौत से भला किसको डर नहीं लगता। और वैसे भी मुझे और भी जिंदगी देखनी है ताकि मैं अपने फैमिली और डिसेंडेंट्स के लिए कुछ कर पाऊं, और ये दुनिया इतनी ज्यादा वाइडर है कि मुझे और इसके बारे में जानना है। जिस पे सू तियांग उनसे कहता है कि मैं वो स्पिरिचुअल रिकवरी पिल बना सकता हूँ अगर तुम्हारे पास कुछ मेडिसिनल मटेरियल्स होंगे तो। इस पे वो ओल्ड मैन सू तियांग को मटेरियल्स देते हुए कहता है कि उस एक्लिजर के बनने की तुम्हारे पास कितनी % की गारंटी है। जिस पे यहाँ सू तियांग उन्हें 10% बोलने का कह के उन्हें अपने 2 कंडीशंस के बारे में बताता है। पहली कंडीशन यहाँ सू तियांग उनके सामने रखता है कि उसे वही स्पिरिचुअल जेड चाहिए जो कि उस ओल्ड मैन के गले में है। जिस पे वो ओल्ड मैन तुरंत ही उस जेड को निकालते हुए यहाँ सू तियांग को हैंड ओवर कर देता है, ये कहते हुए कि अगर वो तुम एक लेजर बना सको या ना भी बना सको, फिर भी तुमने ये जो मेरी मदद करने की ये जो काइंडनेस दिखाई है इसके लिए मैं तुम्हारा हमेशा आभारी रहूंगा। और ये कहते हुए कि अब से ये स्पिरिचुअल जेड तुम्हारा है, वो उसे सू तियांग को दे देता है। आगे सू तियांग अपने सेकंड कंडीशन के बारे में बताता है कि उस एक्लिजर को रिफाइन करने के बाद जितने भी पिल्स होंगे, बचे हुए पिल्स को सू तियांग अपने पास रखेगा। जिस पे वो दोनों हैरान रह जाते हैं कि उन्होंने इतने कम एल्केमी इंग्रेडिएंट्स उसको दिया है और इतने कम पोर्शन से ये बंदा यहाँ पे दावा कर रहा है कि वो एक नहीं बल्कि कई सारे एक्लिजर्स को रिफाइन कर सकता है। जिस पे सू तियांग उनसे ये कहता है कि दूसरे नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी नहीं कर सकता। अब यहाँ पे ओल्ड मैन सू तियांग की वो दूसरी कंडीशन को भी मान लेता है कि तभी सू तियांग यहाँ लीना से कहता है कि तुम मुझे 1 स्टार लेवल के एल्केमिस्ट दिख रही हो, इसीलिए तुम्हें मुझे अपनी फ्लेम देनी होगी ताकि मैं उन एक्लिजर को रिफाइन कर सकूं। वे लीना ये कहते हुए भड़क जाती है कि किसी एल्केमिस्ट को बॉर्न होने के लिए सबसे पहले उसे अपनी सोल पावर जो कि फायर बेस्ड की मार्शल आर्ट होती है, इसी को पहले जीतना होता है और ये सबसे फंडामेंटल रूल है कोई भी एल्केमिस्ट बनने का।
और अगर तुमने अपने रियल फायर को अब तक कॉन्क्योर नहीं किया है तो तुम यहाँ पे अपने आप को अल्केमिस्ट होने का दावा कैसे कर सकते हो? क्या तुम हमारे साथ यहाँ किसी तरह का मजाक करने आए हो? जिसमें सू तियांग उसे कहता है कि तुम्हें अपने ग्रैंडपा को बचाना है तो देना ही होगा, वरना मैं इतना आलसी हूँ कि किसी दूसरे के लिए एक लेजर नहीं बनाता। जिसपे सू तियांग उसे कहता है कि मेरे पास कोई फ्लेम नहीं है और अगर अपने ग्रैंडपा को क्योर करवाना चाहती हो तो तुम्हें मुझे अपना फ्लेम देना ही होगा। जिसपे लीना उसे कहती है क्या तुम हमारे साथ यहाँ पे मजाक कर रहे हो, क्योंकि इस पूरे कॉन्टिनेंट में कोई भी ऐसा अल्केमिस्ट नहीं हुआ है जिसने इक्लेजर्स को रिफाइन करने के लिए फायर का यूज किया हो। जिसमें सू तियांग उसे कहता है कि तुम्हारे साथ मजाक करके मुझे क्या मिलेगा, और अगर तुम्हें मेरा विश्वास नहीं करना है तो ना करो, मैं यहाँ इक्लेजर बनाने से इनकार करता हूँ। आगे ग्रैंडपा यहाँ लीना को फ्लेम देने के लिए कहते हैं क्योंकि उन्हें सू तियांग की ऑरा पे पूरा विश्वास होता है। और अब सू तियांग उस फ्लेम को लेने के बाद वहाँ से सभी को जाने के लिए कहता है ताकि उसे एक लेजर को रिफाइन करने के लिए कोई भी डिस्टर्बेंस का सामना न करना पड़े। आगे यहाँ लीना को अब भी सू तियांग पे विश्वास नहीं होता है क्योंकि उस एंशिएंट मेडिसिन कॉन्टिनेंट पे सिर्फ एक ही ऐसा एल्केमिस्ट है जिसके पास 3 स्टार होने का बैच है, और वो बंदा और कोई नहीं बल्कि प्रेसिडेंट एडी होते हैं जो पूरे एल्केमी एसोसिएशन के मेन हेड होते हैं। तो क्या उस प्रेसिडेंट एडी के स्किल्स को ये बंदा मात दे पाएगा? जिसपे उसके ग्रैंडफादर बताते हैं कि मुझे इस बंदे की ऑरा काफी स्पेशल मालूम होती है और मुझे यकीन है कि ये जरूर उस एक लेजर को रिफाइन कर पाएगा। आगे हम यहाँ सू तियांग को देखते हैं जो कि लिंगर को ये ऑर्डर देता है कि वो जल्द से जल्द इन मेडिसिनल मटेरियल की पावर को इंक्रीज कर दे, और अब लिंगर के ऐसा करते ही सू तियांग उस एक लेजर को रिफाइन करना शुरू कर देता है। अब आगे हम हवा में एक बहुत ही बड़े पॉट को अपीयर होता देखते हैं, जिसे देख के लीना यहाँ समझ जाती है कि इस तरह के एक लेजर को रिफाइन करने के लिए काफी बड़ी तादाद में फ्लेम की जरूरत होती है, लेकिन उसने फ्लेम तो मुझसे बोरो किया है और अगर वो इस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाया तो उसकी सारी मेहनत यहाँ पे वेस्ट हो जाएगी। इस तरह की रिफाइनिंग टेक्निक को देख करके ग्रैंडपा पूरी तरह से दंग रह जाते हैं कि आखिर ये कौन सा एल्केमिस्ट है जो इस तरह की नई टेक्निक को आजमा रहा है। अब आगे हम देखते हैं कि सू तियांग यहाँ पे एक नहीं बल्कि तीन रिकवरी इक्लेजर्स को रिफाइन कर लेता है। में से वो एक उस ओल्ड मैन को देता है और अपनी शर्त के मुताबिक 2 अपने पास रखता है। अब यहाँ पे वो जो ओल्ड मैन होता है वो सू तियांग को थैंक्स कहने लगता है कि अगर उसकी इंजरी हील हो जाती है तो वो डेफिनेटली अपनी इसी लाइफ में उसके काइंडनेस को रीपे करेगा। जिसपे सू तियांग उससे कहता है कि थैंक्स कहने से पहले ये देख तो ले कि ये पिल अच्छे से काम कर रही है कि नहीं। आगे वो ओल्ड मैन उस एक लेजर को खा लेता है और अब वो पूरी तरह से हील हो चुका था, जिसे देखते हुए लीना यहाँ पे अपनी पहले की बदतमीजी के लिए यहाँ सू तियांग से माफी भी मांगती है। साथ ही वो उसे थैंक्स कहने के लिए उसे एक ऐसा स्टार गोल्डन कार्ड देती है जिसके बारे में अभी आपको आगे पता चलेगा। अब यहाँ लीना तो पूरी तरह से सू तियांग से इम्प्रेस हो चुकी होती है, इसीलिए वो उसका नाम पता जानना चाहती थी। इसमें सू तियांग वहाँ से ये कहते हुए चला जाता है कि अगर डेस्टिनी ने हमें चांस दिया तो हमारी मुलाकात दोबारा होगी, लेकिन याद रखना किसी को देख करके यूं ही उसकी काबिलियत को जज मत करना कि वो कर सकता है कि नहीं। अब आगे यहाँ सीन चेंज होता है और अब सू तियांग उस सारी रकम को खर्च करने के लिए सिटी में पहुंच चुका होता है। यहाँ पे हम उसे एक लेजर हाउस में जाता देखते हैं। वहाँ पे पहुँचते ही वो वहाँ की सेल्स गर्ल को एक लंबी चौड़ी लिस्ट बता देता है कि उनसे एक खास तरह के एक लेजर को बनाने के लिए इन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है। इस पे वो सेल्स गर्ल उससे कहती है कि इन चीजों को खरीदने के लिए आपको काफी ज्यादा पैसे की जरूरत होगी। जिसमें बैतियांग उससे कहता है कि पैसे की चिंता तुम मत करो, मुझे बस वो इंग्रेडिएंट्स दो जो मैंने तुम्हें अभी बताए हैं। बाकी वो लड़की उसे वेट करने को कहती है और थोड़ी देर के बाद एक बैग के साथ वहाँ पे अपीयर होती है। ये एक पोटली काफी ज्यादा खास होती है जिसमें कई तरह की चीजों को हम एक ही साथ और काफी क्वांटिटी में रख सकते हैं। अब इस पोटली को यूनिवर्स बैग कहते हैं क्योंकि इस पोटली में पूरा यूनिवर्स समाने की कैपेसिटी होती है। आगे वो सेल्स गर्ल उन सारे इंग्रेडिएंट्स और उस यूनिवर्सल बैग का टोटल उसे बिल बताती है जो कि 3,90,000 गोल्डन कॉइन्स होते हैं। अब उसकी पेमेंट करने के लिए सू तियांग उसे वही स्टार गोल्डन कार्ड देता है। अब वो कार्ड देखते ही वो सेल गर्ल उसे बताती है कि जिसके पास भी ये स्टार गोल्ड कार्ड होता है वो हमारे इस ट्रेजर हाउस का काफी वीआईपी कस्टमर होता है जिसे हम अच्छा खासा डिस्काउंट देते हैं। और आपको यहाँ पे डिस्काउंट देने के बाद सिर्फ 3,10,000 गोल्ड कॉइन्स ही पे करने होंगे। इस पे सू तियांग उस डिस्काउंटेड मनी का भी यूज करना चाहता था और वो उस लड़की से कहता है कि मुझे 2nd लेवल के वॉरक्राफ्ट डिमोनिक पिल्स चाहिए। अब इतने सारे इंग्रेडिएंट्स लेके सू तियांग पूरी तरह से तैयार था अपनी कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करने के लिए कि तभी उसे अचानक से याद आता है
तो उसने अपनी होने वाली मंगेतर यानी रैंगची से एक डील तय की होती है, जिसके अकॉर्डिंग उसे 2 दिनों के बाद इसी लैंडहाउस सिटी में उससे मिलना था। यहाँ पे वो एक क्लीजर द्वारा रैंगची को संपर्क करता है कि वो अब इस लैंडहाउस सिटी में पहुंच चुका है, जिसपे रैंगची उसे एक खास टाइम और एक खास जगह मिलने के लिए बुलाती है ताकि वो वहाँ पे एक प्राइवेट परफॉर्मेंस को एंजॉय कर सके। और इसी होने वाले परफॉर्मेंस के बैकग्राउंड में वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। अब आगे यहाँ सीन चेंज होता है और हम सू तियांग को उसी परफॉर्मेंस हॉल में जाता देखते हैं, जहाँ पे वो रैंची से मिलता है। और अब हमें वहाँ पे एक और लड़की को दिखाया जाता है। ये लड़की कौन होती है, इसकी आइडेंटिटी के बारे में हमें तो नहीं बताया जाता, जिसका खुलासा अगले एपिसोड में होगा। तो अगले एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं जो सू तियांग होता है वो एक मरते हुए ओल्ड मैन की मदद करता है, वही डिवाइन इक्लिजर का निर्माण करके। साथ ही वो उसके सामने 2 कंडीशन रखता है कि अगर वो उसके लिए रिकवरी पिल बना लेता है, उसके गले में जो एक ग्रीन जेड है वो उसे दे देगा। और दूसरी कंडीशन ये होती है अगर 1 से ज्यादा रिकवरी पिल्स बन जाते हैं तो वो एक ओल्ड मैन को देगा और बाकी सारे अपने पास रखेगा। अब उस रिकवरी पिल के बन जाने से वो ओल्ड मैन काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि अब उसकी बीमारी पूरी तरह से हील हो चुकी थी। सू तियांग को इसके लिए रिवॉर्ड भी दिया जाता है, जो कि एक खास किस्म का स्टार गोल्ड कार्ड होता है। कार्ड के मदद से सू तियांग अपने लिए काफी सारे ट्रेजर्स खरीदता है ताकि वो अपनी आगे की प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सके। अब आगे एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि सू तियांग अब अपनी फियांसे रैंगशी से मिलने के लिए लैंडहाउस सिटी में पहुंच चुका था, क्योंकि रैंसी की मदद करने के लिए उसने एक डील तय की होती है और यहाँ सू तियांग ने उससे भी पैसे लिए होते हैं। अब आगे रैंसी सू तियांग को अपनी एक खास दोस्त से मिलवाती है, जिसका नाम राया होता है। यहाँ रैंगशी और सू तियांग के बीच हुई डील के अनुसार सू तियांग को रैंगशी का दिखावे वाला फियांसे बनना था। यहाँ पे उसे अपने दोस्त के सामने ऐसा दिखावा करना होता है कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो उनकी जल्द ही एंगेजमेंट होने वाली है। लेकिन यहाँ पे हमें एक इंटरेस्टिंग सीन दिखाया जाता है। रैंगशी जैसे ही अपनी फ्रेंड से मिलती है वो सू तियांग से काफी ज्यादा चिपकने की कोशिश करने लगती है, और यहाँ पर सू तियांग इस चीज को देख करके वो भी उसके एक्ट में शामिल होता है और वो भी वैसा ही व्यवहार करता है। अब इस पे जैसे ही उसकी दोस्त वहाँ से जाती है, यहाँ पे रैंगशी उससे कहने लगती है कि तुम ज्यादा अपना ठरकीपन का दिखावा मेरे साथ मत करना, और मेरे साथ नाटक कर रहे हो तो एक दायरे में रह के करना। आगे की बातचीत करने के लिए वो एक रेस्टोरेंट में बैठते हैं, जहाँ पे वो कई सारी इधर उधर की बातें करते हैं। अब यहाँ पे रिया के पूछने पर कि आखिर उनकी मुलाकात कैसे हुई, रैंगशी बताना शुरू करती है कि जो सू तियांग के ग्रैंडफादर होते हैं उन्हें एक बार मेरे ग्रैंडफादर की जान बचाई होती है। तभी से हमारी फैमिली एक दूसरे के साथ काफी अच्छी बॉन्डिंग शेयर करती है। इसी फ्रेंडशिप को रिश्तेदारी में बदलने के लिए हमारा एंगेजमेंट कर दिया गया। लेकिन पहले मुझे सू तियांग पसंद नहीं होता है, लेकिन जब से मैं इससे हाल ही में मिली हुई, ये मुझे काफी पसंद आने लगा है, क्योंकि जब से मैंने इसके एक्सटर्नल पावर्स देखी हैं, मैं तो पूरी तरह से फ्लैट हो गई हूँ। अब इसी बात से यहाँ पर राया को अपने ग्रैंडफादर के भी इलनेस का याद आता है कि वो भी काफी क्रिटिकली इल है, क्योंकि उन्होंने अपने एक ऐसे स्किल के कुछ ज्यादा ही प्रैक्टिस कर लिया है, जिसके कारण उनकी बॉडी उनका साथ नहीं दे रही है और वो अब कोमा में चले गए हैं। इवन कि इस पूरे लैंडहाउस सिटी के जो सबसे मेन एंड केमिस्ट है, प्रेसिडेंट एडी ने भी उनका क्योर करने से मना कर दिया है, जिसपे सू तियांग उसे ऑफर करता है कि मेरे पास उनकी बीमारी का इलाज है, मेरे पास एक ऐसी रिकवरी पिल है जिनसे उनकी बीमारी तो पूरी तरह से दूर हो सकती है, और अगर तुम चाहो तो मैं वो पिल तुम्हें बेच सकता हूँ। ये सुनते ही जो रैंगशी होती है वो पूरी तरह से सू तियांग पे चिल्लाने लगती है कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तुम क्या इसे इसी तरह से पिल नहीं दे सकती, इसे भी बेचना जरूरी है। फिर सू तियांग उससे कहता है कि मुझे उस पिल को बनाने के लिए कई ज्यादा कॉस्ट लगानी पड़ी है, उस लागत को वसूलने के लिए मैं इसे फ्री में तो सेल नहीं कर सकता। जिस पे राया के पूछने पर कि आखिर उस रिकवरी पिल की कीमत क्या है, सू तियांग उसे बताता है कि उसे पूरे 3 लाख गोल्ड कॉइन्स देने होंगे। इस पे रैंगशी इस पे फिर से चिल्लाने लगती है कि तुमने कुछ ज्यादा ही यहाँ पे कीमत इसकी बता दी है। जिस पे सू तियांग उसे बताता है कि ये मात्र सिर्फ 3 लाख ही गोल्ड कॉइन्स है और ये किसी की लाइफ के एक्सचेंज के बदले में काफी अच्छी डील है, कि किसी के पर्सन की जिंदगी की कीमत तो नहीं लगाई जा सकती और वैसे भी ये कीमत काफी कम है, तो तुम्हारे लिए ये एक अच्छी डील है। फिर राया इस डील के लिए मान जाती है कि अगर वो रिकवरी पिल रियल रहा तो मैं इससे दुगनी कीमत तुम्हें अदा करूंगी। इस पे सू तियांग उसे वो पिल देते हुए कहता है कि पहले इससे अपने ग्रैंडफादर की इलनेस को ट्रीट कर लो, जब उनकी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी तब तुम मुझे पैसे दे सकती हो। इस पे राया उसे टीज करते हुए कहती है कि अगर मैं तुम्हें इसके लिए एक भी पैसे ना दूं तो फिर तुम क्या कर सकते हो। जिसपे सू तियांग उससे कहता है कि इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो मेरे पैसे खाएगा, और अगर किसी ने ऐसा करने की भी जरूरत की तो उसे मैं चैन से बैठने नहीं दूंगा। आगे वे लोग अपना फूड एंजॉय कर चुके होते हैं, तो अब बिल देने की बारी आती है, लेकिन रैंगशी के पास तो उसका पर्स ही नहीं होता,
जिसपे वो सूतियांग को बिल भरने के लिए कहती है। सूतियांग जो कि एक नंबर का कंजूस बंदा होता है, वो उससे कहता है मुझे स्कैम करने की कोशिश मत करो, तुमने जानबूझ करके अपने साथ कोई मनी नहीं लाई। जिसपे यहाँ पे रैंगशी उसे बताती है कि मेरे सारे पैसे मेरी बॉडीगार्ड स्पाइडर के पास होते हैं, मुझे अपने साथ पैसे लेकर के घूमने की आदत नहीं है। लेकिन जब यहाँ सूतियांग को याद आता है कि उसने तो अपने सारे पैसे ट्रेजर्स को खरीदने में लगा दिए हैं और उसके पास भी अब कुछ नहीं है, वो भी कंगला है, इसलिए अब ये दोनों सोच रहे होते हैं कि बिल यहाँ पे कौन पे करेगा। तभी वहाँ पे राया उठती है और वो यहाँ सूतियांग को थैंक्स करने के लिए कि उसने उसके ग्रैंडफादर की इलनेस में मदद की, उनका बिल पे करती है। अब यहाँ पे सीन चेंज होता है और सूतियांग अपनी फेक फियांसे के साथ अपने घर वापस आता है। यहाँ पे रैंगशी सूतियांग को अपने प्लान के बारे में बताती है। वो जानबूझ करके अपने फ्रेंड राया को उससे मिलवाने लेके आई थी, क्योंकि राया चिन फैमिली से है और वो मू फैमिली से बहुत ज्यादा क्लोज है, इसीलिए वो इसकी एंगेजमेंट की बात उसके फैमिली वालों तक पहुंचा देगी। लेकिन उन्हें अपने इस नाटक को कंटिन्यू रखने के लिए एक और पुख्ता सबूत देने की जरूरत होगी, इसीलिए वो सूतियांग से एक और फेवर मांग रही होती है। उसे एक मेमोरी स्टोन का यूज करके कुछ रिकॉर्ड करना है और वो रिकॉर्ड करना चाहती है कि हम लोग एक ही रूम में एक ही बेड पर हैं, ताकि वो इस रिकॉर्ड की हुई इमेज को अपनी फैमिली तक पहुंचा दे और उसकी फैमिली जो उसे शादी करने के लिए इतना प्रेशराइज कर रहे हैं कि देखते ही वो सूतियांग के साथ उसकी शादी को डिसाइड कर ले, ताकि उसे कुछ वक्त मिल जाएगा अपनी मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस करने का। इसमें सूतियांग पहले तो उससे मना कर देता है, ये कहते हुए कि वो काफी ट्रेडिशनल पर्सन है और एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए वो इस तरह के एक्ट नहीं कर सकता। इसके लिए उसे एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करने पड़ेंगे और उस रिकॉर्डिंग के दरमियान वो रैंगशी को यहाँ पे वार्निंग दे रहा होता है कि तुम मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा करने की हरकत भी मत करना। जिसपे रैंगशी उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम ये कहने के पोजीशन पे नहीं हो, क्योंकि ये मेरे डायलॉग्स है, ऐसा तो मुझे कहना चाहिए। क्योंकि सूतियांग उससे कहता है कि तुम्हारा ये जो भी दिखावटी वाला नाटक है इसे जल्द से जल्द खत्म करो, क्योंकि मुझे आज रात प्रैक्टिस करने के लिए जाना है। इस पे रैंगशी वहाँ से चली जाती है और अब अपने नाटक के लिए वो ड्रेस चेंज करके आती है। जैसे ही सूतियांग के उस पर नजर पड़ती है, वो एक टक उसे देखता रह जाता है। यहाँ पे रैंगशी उससे कहती है कि अब अपनी आंखों को सेकना बंद करो, कि अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें भी कॉस्ट्यूम चेंज कर लेना चाहिए। आगे सूतियांग के वहाँ से जाते ही रैंगशी अपने बॉडीगार्ड स्पाइडर से कहती है कि इस बंदे ने जरा से भी ऐसी वैसी हरकत मेरे साथ की तो तुम तुरंत ही उसके हाथ तोड़ देना। बाकी सूतियांग वहाँ पे पहुँचता है रैंगशी के ही जैसे कपल कॉस्ट्यूम में, और उसके आते ही इस एपिसोड को यहीं पर फिनिश कर दिया जाता है। यहाँ से अगले एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि वो एक स्टोन मेमोरी का यूज करेंगे ताकि वे दोनों एक ऐसा दृश्य दिखा सके जिसमें वो एक ही बेड पे सोए हैं, इससे उनके फैमिली मेंबर्स को यकीन आ जाए कि ये दोनों एक्चुअल में शादी करना चाहते हैं। यहाँ इन दोनों की ही आपस की खिटपिट शुरू होती है। हालांकि ये दोनों ही मन में एक दूसरे को पसंद कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी कोई भी यहाँ पे इजहार करने में पहल नहीं करता और वे एक दूसरे पे ही चिल्ला रहे होते हैं। और सूतियांग अब जल्द ही रैंगशी से ये सारा नाटक खत्म करने को कहता है और उससे इस नाटक के बदले में वो अब और भी ज्यादा मनी की डिमांड करता है। अब आगे ये लोग अपना नाटक शुरू करते हैं, जिसमें रैंगशी की जो बॉडीगार्ड स्पाइडर होती है वो इसमें इनकी मदद कर रही होती है। वहाँ पे एक स्पिरिचुअल स्टोन अपीयर होती है जो इनकी सोते हुए मेमोरी को कैप्चर करेगी। और आखिरकार रैंगशी काफी हिचकिचाहट के साथ सूतियांग के करीब तो आती है, लेकिन वो ये सोच के घबरा रही होती है कि इस बंदे के करीब आखिरकार वो इतना सेफ कैसे फील कर सकती है। और आगे यहाँ सूतियांग के इतना करीब होने से रैंगशी के मन में उसके लिए फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती है। इधर हम रैंगशी के बॉडीगार्ड को देखते हैं जो इन दोनों से ज्यादा ही ऑकवर्ड फील कर रही होती है। बागी स्पाइडर गर्ल यहाँ इन दोनों की एक साथ मेमोरी कैप्चर करती है, लेकिन वो दोनों जन एक दूसरे में इतना लीन हो जाते हैं कि स्पाइडर गर्ल के काफी देर आवाज देने के बाद यहाँ पे रैंगशी को होश आता है। लगातार उसे चिल्लाते हुए कह रही होती है कि टास्क यहाँ कंप्लीट हुआ, अब आप उठ सकती हैं। अचानक से रैंगशी को यहाँ पे ये ख्याल आता है कि वो आखिर यहाँ पे कर क्या रही थी, और जिस शर्म के मारे उसके तो गाल लाल पीले हो जाते हैं। अब आगे हम रैंगशी को देखते हैं कि वो शर्म के मारे वहाँ से घबरा के चली जाती है और यहीं पे ये सीन कट होता है। अब अगले सीन में हम उसी के बेस्ट फ्रेंड राया को देखते हैं, जिसने सूतियांग से ही वो रिकवरी पिल लिया था ताकि वो अपने ग्रैंडफादर की इलनेस को क्योर कर सके, क्योंकि यहाँ राया के ग्रैंडफादर भी मरने के कगार पे होते हैं। और यहाँ वो उसी पिल को चेक कर रही होती है कि वाकई में ये पिल उन्हें रिकवर कर पाएगा कि नहीं। ये तभी वहाँ पे अचानक से राया के फादर आ जाते हैं, जो राया को खूब डांटते हैं कि आखिर उसने ग्रैंडफादर को कौन सी चीज खिला दी है। इस पर राया उन्हें सारी बात बता देती है कि ये एक तरह का डिवाइन इक्विलाइजर है जो कि रिकवरी पिल की तरह भी काम करता है, और ये उसने 3 लाख गोल्ड कॉइन देकर के खरीदा है। अब ये सुनती उसके फादर यहाँ राया को काफी डांट लगा देते हैं, क्योंकि वो जो रिकवरी पिल होता है वो जुआन लेवल का पिल होता है, और इस तरह का पिल कोई 3 लाख गोल्ड कॉइन में आखिर कैसे दे सकता है। उसके फादर उसके काफी डांट लगाते हुए कहते हैं कि जरूर तुम्हें किसी ने बेवकूफ बना दिया है।
लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ जो राया के ग्रैंडफादर होते हैं वो कुछ हरकत दिखाना शुरू करते हैं। इस पे राया के फादर उससे ये कहते हुए कि इन सब चीजों के लिए मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा, क्योंकि अभी हमें ग्रैंडपा की रिकवरी के बारे में सोचना है। आगे जो वो बंदा होता है वो ग्रैंडफादर को यहाँ पे हील करना शुरू कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि थोड़ी देर में उसके ग्रैंडफादर की आंखें खुल जाती हैं और वो अब पूरी तरह से क्योर हो चुके होते हैं। ये देख के सारे लोग चौंक जाते हैं कि आखिर वो रिकवरी पिल रियल निकला। इस बात को लेकर के कि जो उनके ग्रैंडफादर है वो पूरी तरह से हील हो चुके हैं, पूरे चिन फैमिली में खुशी की लहर दौड़ जाती है। अब इसी के साथ ही यहाँ पे सीन चेंज होता है और अगले सीन में हम सुतियांग को देखते हैं जो कि कल्टीवेट कर रहा होता है। उसके साथ साथ वो जो उसका क्रिएचर लिंगर होता है वो भी अब पूरी तरीके से तैयार था, क्योंकि सुतियांग ने अपने मार्शल आर्ट के लेवल को काफी आसानी से पास कर लिया था। इसलिए अब उसे अपने नए मार्शल आर्ट की जर्नी के अगले पड़ाव के लिए लैनहाओ एकेडमी में जाना होता है। आगे हमें लैनहाओ एकेडमी के बारे में बताया जाता है, जहाँ पे अलग अलग ब्रांचेस होते हैं और जो सुतियांग होता है वो इसी एकेडमी के एक ब्रांच लैनहाओ वूफे में एडमिशन लेता है, जो इस पूरे अल्केमिस्ट कॉन्टिनेंट का सबसे हाईएस्ट मार्शल आर्ट हाउस होता है। और इस एकेडमी में डिसिपल्स को चुनने के लिए यहाँ पे हाई लेवल के असाइनमेंट दिए जाते हैं, जिसके कारण उनके अंदर का एक्सट्रीम मार्शल आर्ट इनहेरिटेंस होगा। साथ ही उस मार्शल आर्ट हाउस में ऐसे एक्सट्रीमली ट्रेनिंग रिसोर्सेज हैं जो कि किसी भी डिसाइपल की कल्टीवेशन लेवल को हायर से हायर लेवल तक पहुंचाने में काफी ज्यादा मदद करता है। साथ ही जो डिसाइपल अपने कल्टीवेशन लेवल के पीक पॉइंट पे पहुंच जाते हैं उन्हें अब इस एकेडमी के अगले पड़ाव जो कि स्पार्कल एकेडमी होता है वहाँ पे एडमिटेड किया जाएगा और फिर वहाँ से इन डिसिपल की एक अलग जर्नी शुरू होगी, जो कि अगला पड़ाव उनका ड्रैगन बनने के लिए होगा। ये जो ड्रैगन मेंस होते हैं वो यहाँ पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल के कल्टीवेटर माने जाते हैं। अब आगे हम सुतियांग को देखते हैं कि वो लैनहाओ वूफे एकेडमी में तो पहुंच चुका था, जहां उसकी मुलाकात उसी सेक्स एल्डर से होती है और इसी सेक्स एल्डर ने यहाँ सुतियांग का मार्शल आर्ट के लेवल का टेस्ट लिया होता है। वे जो सेक्स एल्डर होते हैं वो सुतियांग से काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं, इसीलिए उन्होंने सुतियांग को एक प्रिविलेज दिया था। सुतियांग के लिए उस जाकी एकेडमी में उन्होंने एक अलग से प्रैक्टिस हॉल को भी बनवा रखा था, ताकि वो यहाँ पे अपने मार्शल आर्ट की कड़ी मेहनत कर सके और अगर इस एकेडमी में कुछ ऐसी परेशानी होती है तो वो अपने हर प्रॉब्लम के लिए या किसी चीज के सॉल्यूशन के लिए वो बेधड़क सेक्स एल्डर के पास आ सकता है। आगे लैनहाओ वूफे एकेडमी में अच्छे से एडजस्ट करने के लिए वो सुतियांग को एक जेट भी देते हैं और वो जेट स्लिप ऐसा होता है कि इसमें इस एकेडमी के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ साथ इस पूरे एरिया के मैप का भी उसमें डिटेल इंट्रोडक्शन दिया होता है। आगे यहाँ पे वो सुतियांग को एक लैनहाओ मैंशन भी अलॉट करवाते हैं, क्योंकि इस एकेडमी का ये रूल होता है कि जो भी स्टूडेंट अपने मार्शल आर्ट में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करता है सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को ये प्रिविलेज दिया जाता है। लेकिन जो सिक्स एल्डर होते हैं वो वहाँ से जाने से पहले सुतियांग को एक वार्निंग भी देके जाते हैं। इस मैंशन में तुम्हारे जैसे कई सारे और भी पुराने स्टूडेंट्स रहते हैं, क्योंकि तुम्हारे साथ ही प्रैक्टिस करेंगे तो तुम्हें उनके साथ अच्छे से बर्ताव करना होगा। 3 दिनों के बाद तुम्हारा उन लोगों के साथ कंपटीशन होगा, तो तुम्हें इसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। अब आगे थर्ड एल्डर वहाँ से चले जाते हैं और अब सुतियांग से मिलने के लिए उसका पुराना राइवल हान फेंग भी वहाँ पे आ चुका था, जो कि सुतियांग से फिर से बदतमीजी करना शुरू कर देता है, जिसमें सुतियांग उससे कहता है कि लगता है कि पिछली बार की पिटाई तुम पूरी तरह से भूल चुके हो, इसीलिए मुझसे दोबारा पिटने के लिए यहाँ पे आ गए हो। जिसपे हान फेंग उसे ललकारते हुए कहता है कि अपने आप में ज्यादा प्राउड फील मत करो, पिछली बार जरूर मैं तुमसे हार गया था, लेकिन उस समय मैं काफी केयरलेस था। जिसपे सुतियांग उससे कहता है कि कमजोर लोग हमेशा बहाना बनाते हैं और अगर तुम स्मार्ट होते तो मुझसे भिड़ने के लिए दोबारा यहाँ पे नहीं आते। ये सुनते ही वो पूरे तरह से गुस्से के मारे आग बबूला हो जाता है कि इतने में उसके बगल का जो खड़ा और दूसरा बंदा होता है वो यहाँ इस बात का जवाब सुतियांग पे हमला करके देता है, लेकिन सुतियांग उसके अटैक को आसानी से डॉज करता हुआ उसे एक जोरदार किक मारता है और एक ही किक में उस बंदे को यहाँ सुतियांग की पावर्स का आभास हो जाता है। लेकिन यहाँ पे इनकी फाइट इतने में ही नहीं रुकती, आगे सुतियांग अपने स्पिरिट को एक्टिवेट करता है और इस स्पिरिट के मात्र एक्टिवेट होते ही हम उस बंदे को देखते हैं कि इतने जोर से वो नीचे गिरता है और उसकी इस तरह से मार खाने के साथ ही एपिसोड को यहीं खत्म कर दिया जाता है। अजीब नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि सुतियांग उस कॉन्टिनेंट के सबसे हाईएस्ट मार्शल आर्ट एकेडमी में पहुंच चुका होता है, जिसके एक ब्रांच लैनहाओ वूफे में वो एडमिशन लेता है। अब एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पे हम देखते हैं कि सुतियांग के उस एकेडमी में जाते ही उसका सामना उसके राइफल हान फेंग से होता है। यहाँ पे हान फेंग के साथ उसकी बहस हो जाती है और हान फेंग का ही एक चमचा जिसका नाम लैनपो होता है वो सुतियांग पे अटैक कर देता है। लेकिन सुतियांग के पास भी एक ऐसी मार्शल टेक्निक है जो कि हेवनली ड्यूअल मार्शल आर्ट की टेक्निक है, जिसका इस्तेमाल करके वो अपने ओपोनेंट को तो हरा देता है और इसी को देख करके ही वो हान फेंग काफी ज्यादा आश्चर्य में आ जाता है।
अब आगे हम देखते हैं कि जैसे ही वो लैंड पर सूतियांग पे अटैक करने के लिए वापस आगे बढ़ता है, उसे कुछ मैजिकल प्लांट्स रोक देते हैं और ये अटैक करने वाली और कोई नहीं बल्कि राया ही होती है, क्योंकि उन दोनों को इस तरह से पर्सनल फाइट करने के लिए मना करती है, क्योंकि उस लैनहाओ वुफू एकेडमी में आपस की फाइट करना पूरी तरह से वर्जित यानी प्रोहिबिटेड होती है। जैसे ही सूतियांग ये देखता है कि राया ने उसकी मदद की है, वो समझ जाता है कि उसका दिया हुआ वो जो रिकवरी एक्लेजर था वो लगता है कि काम कर चुका है और अब सूतियांग को इसका रिवॉर्ड मिलने वाला है। अब यहाँ पे राया जो कि एक हाई लेवल की कल्टीवेटर होती है और उसके पास मैजिकल प्लांट्स की भी शक्तियाँ होती है, वो यहाँ सूतियांग को ये ऑफर करती है कि अगर इस अकेडमी में तुम्हें आगे इस तरह की कोई भी परेशानी हुई तो तुम डायरेक्टली मुझसे आकर मिलना। आगे हान पिंग को हम देखते हैं कि वो अपने चमचे को वहाँ से लेकर के चला जाता है। अब जो राया होती है वो पूरी चिन फैमिली की तरफ से यहाँ सूतियांग को थैंक्स कहती है, क्योंकि उसके दिए गए रिकवरी पिल से उसके ग्रैंडपा पूरी तरह से हील हो चुके हैं। और इसी चीज के रिवॉर्ड के लिए राया ने यहाँ पे सूतियांग को एक स्टार गोल्ड कार्ड दिया होता है। ये कार्ड इतना ही ज्यादा यूनिक होता है कि इसकी टोटल अमाउंट सुन करके यहाँ सूतियांग के तो होश ठिकाने रह जाते हैं। साथ ही राया के फादर ने यहाँ और भी ज्यादा खुश होकर के उसके रिवॉर्ड के साथ साथ उसे एक्स्ट्रा मनी भी दी होती है। टोटल इस कार्ड के अंदर 500,000 गोल्ड कॉइन्स होते हैं, साथ ही उसे एक्स्ट्रा में 2 लाख गोल्ड कॉइन्स भी दिए जाते हैं। अब सूतियांग तो उसे लेने में जरा भी हिचकिचाता नहीं, क्योंकि उसके आने वाले प्रैक्टिस को कंटिन्यू करने के लिए उसे बहुत सारे कल्टीवेशन रिसोर्सेज खरीदने होते हैं, इसीलिए वो अपने आगे की प्रैक्टिस करने के लिए इन पैसों को रख लेता है। अब अगले सीन में हमें सूतियांग को दिखाया जाता है जो कि उसी खास कमरे में अपनी कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कर रहा होता है। सूतियांग ने अपने बनी को यूज करके जिन कल्टीवेशन रिसोर्सेज को खरीदा होता है उसी का यूज करके वो यहाँ पे कल्टीवेट कर रहा होता है। और अब सूतियांग अपने वॉरियर रेल्म के 6 स्टार लेवल पे पहुंच चुका है। आगे कल्टीवेशन करने के बाद वो सीधे उस एकेडमी के मेस में जाता है, जहां उसे बहुत ही अच्छा खाना सर्व किया जाता है। ये देख के सूतियांग काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। इस तरह से ही नहीं, इस पूरे एकेडमी को हाईएस्ट रैंक मिला है, क्योंकि यहाँ पे ये लोग अच्छा खाना भी सर्व करते हैं। अब आगे पेट पूजा करने के बाद सूतियांग फिर से अपने कल्टीवेशन की प्रैक्टिस में लग जाता है, क्योंकि उस एकेडमी में बस एक ही काम होता है, बस खाओ और कल्टीवेशन करो, खाओ और कल्टीवेशन करो। अब सूतियांग इस कॉन्टिनेंट का सबसे नंबर 1 अल्केमिस्ट मास्टर बनना चाहता था, तो इसके लिए सबसे पहले उसे अपनी फ्लेम को काबू में करना था। इसी फ्लेम को मास्टर करने के लिए वो अपने एंसेस्टर द्वारा इनहेरिटेंस की गई उसी प्रीवियस लाइफ की मेमोरी को याद करता है। आखिर उसके एंसेस्टर ने, जो कि एक एक्लेजर गॉड थे, अपनी फ्लेम को अचीव करने के लिए उन्होंने किस तरह से प्रैक्टिस की थी। टोटल उस फ्लेम को कैप्चर करने के लिए इसके 9 लेवल्स होते हैं, और अगर सूतियांग अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ अपनी स्पीड में अच्छा तालमेल बैठाए तो वो इस फ्लेम के 9th लेवल पे पहुंच सकता है और अपने वायलेंट एब, जो कि उसका स्पिरिचुअल फ्लेम मास्टर है, उसे एक्टिवेट कर सकता है। और अब अपने एंसेस्टर की इसी मेमोरी को यूज करते हुए यहाँ पे जो सूतियांग होता है वो अपने 9th लेवल के फ्लेम के जो स्पिरिट मास्टर होते हैं उसे एक्टिवेट करता है और उसकी पावर्स को टेस्ट करता है, जिससे अब उसके अंदर जो ड्यूअल मेरिडियंस थे वो पूरी तरह से ओपन हो चुके थे। और अब हमें पता चलता है कि सूतियांग अपने वॉरियर रिल्म के 9th लेवल का कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू कर चुका है और अब उसे अपने मार्शल आर्ट रिल्म में प्रवेश करने के लिए सिर्फ एक स्टेप को ही ब्रेक थ्रू करना होगा। कि अब इतने में सीन चेंज होता है और अब सुसाको एकेडमी में जितने भी अभी हाल फिलहाल में नए स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है सभी को बुलाया जाता है, क्योंकि उस एकेडमी के रिचुअल के हिसाब से वहाँ पे उन लोगों का एक छोटा सा फाइटिंग टेस्ट लिया जाएगा, जिसके कारण वहाँ पे सारे नए और पुराने स्टूडेंट्स इकट्ठा हो चुके थे और ये लोग उसी के बारे में यहाँ पे बातचीत कर रहे होते हैं कि तभी यहाँ सूतियांग को एक छोटी लड़की आगे मिलती है जो कि उसी की ही फ्रेंड रहती है। इसका नाम शिशी होता है और वो भी सूतियांग की तरह ही एक फाइन एल्केमिस्ट बनना चाहती थी, इसीलिए उसने भी इसी सुजाकू एकेडमी में ही एडमिशन लिया है। अब आगे वहाँ पे एल्डर्स आते हैं और सूतियांग को 9 स्टार वॉरियर बनने के लिए उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, क्योंकि सूतियांग ने ही यहाँ के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं और वो एक ऐसा डिसिपल यहाँ पे बन चुका है जिसकी कल्टीवेशन की स्पीड काफी ज्यादा फास्ट है। और अगर उसकी स्पीड इसी तरह से फास्ट रही तो वो कुछ ही सालों में इस पूरे एकेडमी का जीनियस बन जाएगा, जिसके पास ड्यूअल हेवन लेवल के मार्शल आर्ट्स होंगे। अब ये जान के सारे स्टूडेंट्स उसे हैरानी से देखने लगते हैं, क्योंकि सूतियांग ही मात्र एक ऐसा डिसिपल है जो इस पूरे लैनहाओ वुफ के ब्रांच का अब तक के ट्रेनिंग रिकॉर्ड को उसने ब्रेक कर दिया है। अब आगे एल्डर उन सारे डिसिपल्स को उस फाइट के रूल्स के बारे में बताते हैं कि यहाँ पे नए पार्टिसिपेट हुए हर एक स्टूडेंट को
सुजाको एकेडमी के पुराने स्टूडेंट्स के साथ फाइट करनी होगी ताकि वो यहाँ पे नए आए स्टूडेंट के पोटेंशियल देखने के साथ साथ ये भी रियलाइज करवा सके कि नए स्टूडेंट और पुराने स्टूडेंट के मैजिकल पावर के बीच में कितना गैप है। और जब तक नए स्टूडेंट इस गैप को नहीं समझेंगे तो वो अपने आप को इंस्पायर नहीं कर पाएंगे कि यहाँ पे बने रहने के लिए उन्हें काफी ज्यादा कड़ी मेहनत वाली प्रैक्टिस करनी होगी। जिसपे सूतियांग अब यहाँ 6 एल्डर से ये सवाल पूछ बैठा है कि अगर हम इनसे फाइट करेंगे और इन्हें मान लो कि हरा दिया जाए तो क्या हमें इसके लिए कोई रिवॉर्ड पॉइंट दिए जाएंगे। जिसपे 6 एल्डर से बताते हैं कि अगर नया स्टूडेंट ने पुराने स्टूडेंट को किसी भी हाल में बीट कर दिया कि अब तक किसी ने भी नहीं किया है और अगर ऐसा कोई स्टूडेंट कर लेता है तो उसे 1000 पॉइंट्स एज अ रिवॉर्ड दिए जाएंगे। ये पॉइंट्स काफी ज्यादा वैल्यूएबल है और इन पॉइंट्स को कोई स्टूडेंट रिडीम कर सकता है ताकि वो अपने नई कल्टीवेशन रिसोर्सेज को खरीद पाए। लेकिन आगे एल्डर उन्हें ये भी बताते हैं कि इस पूरे सुजाको एकेडमी की हिस्ट्री में अब तक कोई भी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी ने भी इस लैनहाओ वुफू ब्रांच के किसी पुराने स्टूडेंट्स को मात दे दी हो। क्योंकि तुम लोगों का जिससे सामना होने वाला है ये मेरे पूरे लैनहाओ मेंशन के काफी ज्यादा सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं जिन्हें इस पूरे एकेडमी में 9 सुप्रीम स्टूडेंट्स कहा जाता है। अब यहाँ पे सूतियांग की तरफ से एक और सवाल होता है 6 एल्डर के लिए कि अगर वो उन स्टूडेंट में से 2 स्टूडेंट्स को हरा दे तो क्या इसके लिए उसे 2000 पॉइंट्स का रिवॉर्ड मिलेगा। इस पे एल्डर उसे हैरानी से देखते हुए ये कहते हैं कि क्यों नहीं, अगर तुम एक को भी हरा पाओ तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है। आगे हम सूतियांग को उन्हीं ओल्ड स्टूडेंट में से अपने ओपोनेंट को चूज करता हुआ देखते हैं। वो यहाँ पे हान फेंग के साथ उसका चमचा जो लैनपो होता है उसे चूज करता है। अब सूतियांग ने इन दोनों को चूज किया होता है। इससे सारे लोग आपस में खुसुर फुसुर करने लगते हैं कि ये तो काफी घमंडी निकला सूतियांग, अपने आप को समझता क्या है कि यहाँ के टॉप स्टूडेंट को इसने इतने एरोगेंट तरीके से यहाँ पे चैलेंज किया है। जिस पे सूतियांग से यहाँ लैनपो कहता है कि तुमने हमें चूज किया है, इसका मतलब है तुम्हें अपने ही शब्दों पे आगे चल के पछतावा होगा। और सूतियांग के इतना कहते ही कि पछतावा क्या होता है ये सूतियांग कभी जानता ही नहीं। आगे हम उन सभी को उस फाइटिंग पेविलियन की तरफ जाता देखते हैं जहाँ पे जो एल्डर्स होते हैं वो अपनी अपनी सीट ग्रहण करते हैं। और अब यहाँ पे सूतियांग के साथ उन दोनों ओल्ड स्टूडेंट की डुएल फाइट शुरू होती है। लेकिन इससे पहले कि हमें उस धमाकेदार फाइटिंग सीन को दिखाया जाए, इस एपिसोड को यहीं कर दिया जाता है फिनिश। यहाँ से अगले एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि लैनहाओ एकेडमी के सारे न्यू डिसिपल्स को बुलाया जाता है ताकि उनका मुकाबला पुराने डिसिपल्स के साथ किया जा सके, ताकि नए स्टूडेंट्स को ये मोटिवेशन मिल सके कि आखिर उन्हें किस हद तक कड़ी मेहनत करनी है। लेकिन यहाँ सूतियांग के कुछ और ही विचार होते हैं। वो सीधा एल्डर से पूछ बैठता है कि अगर वो इन पुराने स्टूडेंट्स में से किसी को हरा देगा तो क्या उसे रिवॉर्ड्स पॉइंट दिए जाएंगे, क्योंकि जिसके पास जितने ज्यादा रिवॉर्ड पॉइंट होंगे वो उसे मनी में एक्सचेंज करा सकता है और फिर जितनी मर्जी चाहे उतनी कल्टीवेशन रिसोर्सेज को खरीद सकता है। अब सूतियांग उन्हीं रिवॉर्ड्स पॉइंट्स को पाने के लिए उसी एकेडमी के 2 जो ओल्ड स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें चैलेंज करता है, जिन्होंने यहाँ पे आते ही सूतियांग से पंगा ले लिया था। अब आगे एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हमें फाइटिंग एरिना को दिखाया जाता है। अब यहाँ जो मेंटर्स होते हैं वो सूतियांग के इस फैसले को गलत बताते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर सूतियांग यहाँ पे हारा गया तो फिर आगे चल के उसके एकेडमी में काफी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ये लोग हमेशा उसे बुली करेंगे। आगे हमें फाइटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ सबसे पहले अटैक करने वाला वो हान फेंग होता है। उसके पास मैजिकल प्लांट्स की पावर होती है जिसका यूज करके वो सूतियांग को जकड़ने की कोशिश करता है। आगे हम उसी के चमचे लैनपो को देखते हैं जो कि अपने वर्जा स्किल अटैक को सूतियांग पे करता है। लेकिन सूतियांग ने यहाँ पे अपने फायर स्पिरिट वॉरियर को एक्टिवेट कर लिया होता है और ये इन दोनों के अटैक्स को डॉज कर देता है। अब आगे बारी अटैक करने की सूतियांग की होती है और जैसे ही वो अपने फायर वॉरियर से इन दोनों पे अटैक करता है, ये दोनों एक ही साथ सूतियांग के मात्र एक ही पंच में वहाँ मात खा जाते हैं। जिसपे सूतियांग उसे कहता है कि तुम दोनों की बस यही औकात है और आज के बाद किसी नए स्टूडेंट से पंगा लेने की कोशिश मत करना। जिसपे हांग फेंग उससे कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे अंदर इतना साहस कहाँ से आ गया, लेकिन याद रखो अभी कंपटीशन बाकी है। आगे वे दोनों ही सूतियांग पे पलटवार करते हैं और यहाँ इनके अटैक्स के काफी अजीब नाम होते हैं। आगे लैनपो अपने ज्वालामुखी फिस्ट का इस्तेमाल करता है। इसके हर एक पंच को सूतियांग काफी आसानी से मात दे देता है और यहाँ जिस तरह के वो मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहा था ये देखने में वाकई अमेजिंग लगता है। अब उसकी इसी स्किल को देख करके यहाँ मेंटर्स भी हैरान रह जाते हैं और वो 6 एल्डर से पूछ रहे होते हैं कि आखिर सूतियांग ने किस तरह के मार्शल आर्ट्स का यहाँ यूज किया है। जिसपे यहाँ 6 एल्डर उन्हें बताते हैं कि सूतियांग ने जिस मार्शल आर्ट लेवल का यहाँ पे यूज किया है उसकी मैजिकल पावर काफी हाई लेवल की है और इसी तरह से अगर उसने अपनी प्रैक्टिस जारी रखी तो मुझे लगता है कि वो सबसे हाईएस्ट लेवल जो कि जोन लेवल होता है उसके ऊपर पहुंच जाएगा। लेकिन अजीब बात यह है कि इस लेवल की प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे सूतियांग को किसी न किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस जरूर मिल रही है।
अब हमें तो यहाँ पता ही है कि सूतियांग को यहाँ एक्सपर्ट लेवल की गाइडेंस कहाँ से मिल रही है, क्योंकि उसने अपने एंसेस्टर की मेमोरी को जो इनहेरिटेंस किया है। बाय द वे अब हमें फाइटिंग सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे हान फेंग सूतियांग का मुकाबला करने के लिए एक बहुत बड़ी ग्रीन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है। इधर दूसरी तरफ लैंपो भी अपने स्पिरिचुअल स्किल के साथ तैयार था और ये दोनों ही मिलकर सूतियांग पे अटैक करते हैं। लेकिन हम तभी देखते हैं कि सूतियांग इन दोनों की ही अटैक्स को अपनी डुअल मार्शल पावर जो कि फायर एंड आइस की होती है, इसका वो यूज करता है, जिससे हमें लैंपो की हालत दिखाई जाती है कि वो दर्द के मारे कर्रा रहा होता है। आगे यहाँ पे बाकी के जो नए स्टूडेंट्स होते हैं वो सूतियांग को ही सपोर्ट करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये होती है कि जैसे ही सूतियांग ने अपनी इस स्किल का यूज किया था, वो ऑन द स्पॉट ही वहाँ पे ब्रेक थ्रू कर पाता है नए रिल्म में। क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सूतियांग ने वॉरियर रिल्म को आसानी से ब्रेक थ्रू कर लिया था और अब उसे मार्शल आर्ट के रिल्म में जाने के लिए बस एक ही स्टेप बाकी होता है। अब सूतियांग ने मार्शल स्पिरिट रिल्म में ब्रेक थ्रू कर लिया है। ये देख के यहाँ पे जो मेंटर्स और एल्डर्स होते हैं वो भी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इस रिल्म में ब्रेक थ्रू करने के लिए किसी की फिजिकल विजन बहुत अच्छी होनी चाहिए। आगे सूतियांग यहाँ पे हान फेंग से कह रहा होता है कि तुमने जबकि मुझे ब्रेक थ्रू करवाने में इतनी मेरी मदद की है, तो मैं तुम्हें थैंक यू कहता हूँ अपनी सारी की सारी पावर्स तुम पे यूज करके। आगे हम सूतियांग को अपने फुल पावर के साथ उस पे अटैक करता देखते हैं, जिससे वो हान फेंग तो वहीं टैप बोल जाता है। लेकिन अब अगली बारी उस लैंपो की होती है। जैसे ही सूतियांग उस पे अटैक करने का आगे बढ़ता है, उसने अपने आप को तो कवर कर लिया था, लेकिन उस लैंपो को क्या पता होता है कि उसे पीछे से एक जोरदार किक मिलने वाली है। अब इस तरह से यहाँ पे मार खाने के बाद सूतियांग उन दोनों से कहता है कि अभी सही टाइम है, दोनों हार मान लो। लेकिन हान फेंग अपने अकड़ में आगे सूतियांग के सामने हार मानने से इनकार कर देता है। कि तभी सूतियांग के हम उस स्पेशल क्रिएचर लिंगर को देखते हैं, जो कि अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग करता है, जिसके कारण यहाँ हान फेंग और सेनपो दोनों ही झुक जाते हैं सूतियांग के सामने और वो एक ही चीज गिड़गिड़ा रहे होते हैं कि हमें माफ कर दो। अब इतना गिड़गिड़ाते हुए उन्हें देखता हुआ सूतियांग उन पे दया करता है और अब आगे हम उसे देखते हैं कि वो 6 एल्डर के सामने ये जाके कहता है कि अब जबकि मैं यहाँ पे जीत चुका हूँ, तो क्या मुझे मेरे वो 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल सकते हैं। जिस पे एल्डर उसे वो 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स दे देते हैं, जो कि एक खास तरह के बैच में जाके कलेक्ट हो जाता है। आगे यहाँ एल्डर सूतियांग से कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि आगे जाके तुम हमारे इस एकेडमी का फ्यूचर में काफी नाम रोशन करोगे और इस पूरे कॉन्टिनेंट का न्यू जीनियस जरूर बनोगे। जिस पे सूतियांग के ये कहते हैं कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। ये सीन यहीं पे चेंज होता है। अब आगे हमें उसी एकेडमी का एक मार्शल पैविलियन दिखाया जाता है, जहाँ पे सूतियांग का कोई इंतजार कर रहा होता है। इस लड़की का नाम शाशा है, जो कि सूतियांग को जानती है और यहाँ सूतियांग से मिलने के बाद वो काफी इधर उधर की बातें करती है। अब ये साथ में ही उस मार्शल पैविलियन की तरफ जाते हैं, जहाँ पे पहले से ही 2 और स्टूडेंट्स इनका इंतजार कर रहे होते हैं। उनमें से एक लड़की होती है, वो सूतियांग को मानो ऐसे देख रही होती है कि जैसे वो उसे कच्चे ही चबा जाएगी, क्योंकि उसे सूतियांग का नेचर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। उसे लगता है कि सूतियांग काफी ज्यादा एरोगेंट है और उसके घमंड को तोड़ने के लिए जरूर कोई ना कोई इस एकेडमी में आएगा। अब वे 4 स्टूडेंट वहाँ पे एक ही जगह इकट्ठा होते हैं, जहाँ पे उनका स्वागत 6 एल्डर करते हैं। अब आगे जो 6 एल्डर होते हैं वो सूतियांग से पूछ रहे होते हैं कि क्या तुमने 1 स्टार मार्शल आर्ट्स के रिल्म को अच्छी तरह से समाहित कर लिया है। जिस पे सूतियांग यहाँ पे हाँ में जवाब देता है। अब ये 4 स्टूडेंट ने ये काम पहले ही कर लिया था, इसीलिए 6 एल्डर ने इन चारों को इस मार्शल पैविलियन में लाया होता है, ताकि वो उनकी पोटेंशियल के अनुसार एक एक मार्शल आर्ट्स को इन्हें चूज करने का मौका दे। वो पैविलियन काफी ज्यादा बड़ी होती है, जहाँ पे हर तरह के मार्शल आर्ट्स के स्क्रॉल लगे होते हैं। वहाँ पे अलग अलग दिखाए जाने वाले स्क्रॉल में अलग अलग तरह की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक होती है। जिस पे शाशा यहाँ 6 एल्डर से पूछती है कि इस मार्शल आर्ट पैविलियन में क्या कोई ऐसा मार्शल आर्ट्स है जो कि एडवांस लेवल का है। जिस पे एल्डर उसे बताते हैं कि अगर तुम्हें एडवांस लेवल का मार्शल आर्ट्स को लर्न करना है, तो फिर तुम्हें बहुत सारे पॉइंट्स को इकट्ठा करने होंगे और फिर उन इकट्ठा किए हुए पॉइंट्स को तुम्हें जिनबॉ पैविलियन में जाके रिडीम करवाना होगा, और ऐसा करने के बाद ही तुम्हें एडवांस लेवल के मार्शल स्क्रॉल मिल सकते हैं। लेकिन याद रखना, उन पॉइंट्स को अर्न करना इतना भी ज्यादा आसान नहीं है, क्योंकि उन पॉइंट्स को अर्न करने के लिए तुम्हें जुआन लेवल के मार्शल आर्ट्स के साथ उसे एक्सचेंज करवाना होगा। अब बहुत सारे डिसिपल्स ऐसा कर चुके हैं, लेकिन सभी को उन पॉइंट्स को अर्न करने में कम से कम 1 साल का वक्त लग जाता है। अब यहाँ 1 साल का वक्त सुनते ही हमें सूतियांग को दिखाया जाता है, मानो को वो सोच रहा होता है कि 1 साल तो काफी लंबा टाइम है, क्योंकि मुझे किसी भी तरह से इन पॉइंट्स को जल्द से जल्द अर्न करना होगा, क्योंकि वो फैमिली कंपटीशन जल्द ही शुरू होने वाला है, जहां उसे अपने फादर की शान बचाने के लिए उस कंपटीशन को जीतना ही होगा। अब उसके इसी निश्चय के साथ गाइस ये एपिसोड को यहीं फिनिश कर दिया जाता है। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं, देखा था जो सूतियांग होता है उसके साथ साथ 3 और डिसिपल्स को चुना जाता है,
जिन्हें 6 एल्डर अपने साथ मार्शल पैविलियन में ले जाते हैं। अब सिर्फ इन चारों नए डिसिपल्स में ही इतनी एबिलिटी होती है जिन्हें वो अपॉर्चुनिटी दी जा रही थी। अब वो अपॉर्चुनिटी क्या होती है ये हमें आगे एपिसोड में पता चलेगा। अब एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हम साशा को 6 एल्डर से पूछता हुआ देखते हैं कि आखिर इस सुजाकू एकेडमी में कितने सारे कोर डिसिपल्स हैं। अब जैसा कि हम लोगों को पता है कि सुजाकू एकेडमी एक बहुत ही हाई लेवल की बड़ी सी मार्शल एकेडमी है जिसमें अलग अलग ब्रांचेस होते हैं और सुतियांग के साथ ये जो तीनों डिसिपल आए होते हैं वो लैनहाउ मैंशन से बिलोंग करते थे। आगे साशा के सवाल पे यहाँ 6 एल्डर उसे ये जवाब देते हैं कि इस पूरे सुजाकू एकेडमी में मात्र 5 कोर डिसिपल्स ही हैं और अगर तुम्हें कोर डिसिपल बनना है तो तुम्हें पुराने वाले कोर डिसिपल्स को रिप्लेस करना होगा और ये रिप्लेसमेंट साल में एक बार होती है जिसके लिए खास तरह का कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसे सभी लोग इन रिव्यू बोलते हैं। इसमें साल भर परफॉर्म किए गए स्टूडेंट्स के जिसके भी रिव्यूज अच्छे होते हैं या जिन्होंने अपने लेवल को ब्रेक थ्रू करने में अच्छा प्रोग्रेस दिखाया है, सिर्फ उन्हीं डिसिपल्स को इस कंपटीशन में भाग लेने का अवसर दिया जाता है। अब आगे 6 एल्डर उन्हें उस पैविलियंस की एकदम बीचों बीच सेंटर में ले जाते हैं जो कि एक खास तरह की डिवाइस होती है। जैसे ही 6 एल्डर उसे ऑन करते हैं वहाँ पे एक फॉर्मेशन क्रिएट होता है और आगे वे सभी लोग उस फॉर्मेशन के अंदर आते हैं और अब टेलीपोर्ट होते हुए एक अलग ही रेल में पहुँचते हैं। अब उन्हें आगे 6 एल्डर उस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना शुरू करते हैं। वे सभी एक फ्लोटिंग पत्थर पे सवार होते हैं और एक गोंग नामक माउंटेन क्लिफ की तरफ जाते हैं। अब उसी माउंटेन क्लिफ के बारे में वहाँ एल्डर बताना शुरू करते हैं। ये एक ऐसी एंशिएंट वॉल है जिसके अंदर मार्शल आर्ट्स के ट्रेजर्स भरे हुए हैं और सुजाकू एकेडमी के हर एक ब्रांच के लिए एक अलग से ट्रेजर वाली एंशिएंट वॉल होती है। ये जो दीवार अभी अभी इनके सामने अपीयर हुई है ये लैनहाउ मैंशन की मार्शल आर्ट ट्रेजर वाली एंशिएंट वॉल है और इस वॉल के अंदर काफी सारे अलग अलग तरह के आर्टिब्यूट्स इम्प्रिंटेड है जिसे लेने से तुम लोगों को डिफरेंट लेवल के मार्शल आर्ट रिसीव होंगे और तुम लोगों को बस उस समय तक वेट करना है जब इस दीवार पे अलग अलग तरह के मार्शल आर्ट्स के आर्टिब्यूट अपीयर ना हो जाएं। जैसे वे अपीयर होते हैं तुम लोगों को बस एक ही बार चांस मिलेगा उन्हें रिसीव करने का, लेकिन हर एक पर्सन 2 मार्शल आर्ट स्किल से ज्यादा नहीं चूज कर सकता। साथ ही तुम्हें ये याद भी रखना पड़ेगा कि अगर तुमने ये मौका मिस कर दिया तो फिर तुम्हें ये चांस 1 साल के बाद मिलेगा। मीन्स कि वो दीवार साल में एक बार अपीयर होती है जहाँ पे एक स्टूडेंट अपनी मर्जी के मुताबिक आर्टिब्यूट्स को चूज कर सकता है। बाकी 6 एल्डर उन आर्टिब्यूट्स के बारे में बताना शुरू करते हैं जिसमें जो रेड लाइट वाली आर्टिब्यूट होती है वो फायर से रिलेटेड होती है, वहीं जो ब्लू कलर की आर्टिब्यूट है वो वाटर मार्शल आर्ट है, ग्रीन वाला वुड मार्शल आर्ट स्किल है और वहीं पर्पल कलर का थंडर आर्टिब्यूट मार्शल आर्ट है और लास्टली जो येलो कलर का होता है वो अर्थ मार्शल आर्टिब्यूट है। साथ ही जो तुम्हें बिना कलर के यहाँ पे दिख रहे हैं वो सिर्फ मार्शल आर्ट्स हैं, उनमें कोई आर्टिब्यूट्स नहीं हैं। अब साथ ही उन्हें एल्डर ये याद दिलाते हुए कि तुम्हें अपने मार्शल आर्ट्स के आर्टिब्यूट्स के मुताबिक ही उन्हें चूज करना होगा, जिस पे यहाँ साशा का ये सवाल होता है कि वो हाई लेवल के मार्शल आर्ट्स को कैसे पा सकती है, जिस पे एल्डर उसे बताते हैं कि इनमें से जो लाइट सबसे ज्यादा शाइन करेगी वही हाई लेवल की मार्शल आर्ट होगी। लेकिन तुम्हें याद रखना होगा कि जो अर्थ लेवल के मार्शल आर्ट्स होते हैं वो अपने आप को बीस्ट में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इसीलिए उन्हें पाने के लिए तुम्हें अपने जान को जोखिम में नहीं डालना होगा, क्योंकि जो मार्शल आर्ट्स जितना हाई लेवल का होगा उसे पाना उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा। अब आगे टीचर उन्हें ऑल द बेस्ट कहते हुए कि चलो देखते हैं कि तुम सभी किस लेवल के मार्शल आर्ट्स को पा सकते हो। वो एक खास तरह की चाबी यूज करते हैं और उस ट्रेजर वाले एंशिएंट वॉल को ओपन करते हैं, जिसके ओपन होते ही वहाँ पे हमें कई सारे रंग के मार्शल आर्ट्स आर्टिब्यूट्स नजर आते हैं। अब यहाँ जो सुतियांग होता है वो सोच रहा होता है कि उसने अपने एंसेस्टर की मेमोरी से इतना तो लर्न कर लिया है कि इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड मार्शल आर्टिब्यूट्स को कैसे कैप्चर करते हैं, लेकिन उसकी प्रॉब्लम ये होती है कि अभी जो उसकी बॉडी है वो उसने मात्र 2 लेवल के ही रिल्म्स को ब्रेक थ्रू किया है, जिसके कारण वो हाई लेवल के तो आर्टिब्यूट्स नहीं ले सकता और अपनी इनिशियल स्टेज को ही प्रैक्टिस करते हुए उसे संतुष्ट होना पड़ेगा। अब आगे हम उस लड़की को देखते हैं जो कि सबसे पहले उस येलो आर्टिब्यूट को पकड़ने के लिए जाती है, लेकिन जैसा कि एल्डर ने बताया था उन्हें पकड़ना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा और वो इसमें नाकाम रह जाती है। कि अब आगे उन आर्टिब्यूट्स को पिकअप करने के लिए साशा पहल करती है और यहाँ पे सुतियांग उसे एक टिप देता है कि तुम्हें उन आर्टिब्यूट्स के टेल पे अटैक करना होगा, तभी तुम इन्हें कैप्चर कर पाओगी। साशा ऐसा ही करती है, जिसके कारण उसे कोई आर्टिब्यूट तो हाथ नहीं लगता, बस एक लो ग्रेड की मिस्टीरियस स्किल उसके हाथ लगती है। अब आगे बारी बारी से सभी ट्राई करते हैं और अब सुतियांग की बारी आती है और वो भी एक ऐसी लाइट पिकअप करता है जिसमें कोई भी रंग नहीं था, मतलब वो नॉन आर्टिब्यूट सिलेक्ट करता है जो कि एक मिडिल लेवल की मिस्टीरियस मार्शल स्किल होती है।
कि इतने में वहाँ पे उस क्लिफ पे एक दरार पड़ता है और उसके अंदर से हम एक अर्थ एट्रीब्यूट वाले स्नेक को निकलता देखते हैं। अब जैसा कि एल्डर ने बताया था कि सिर्फ अर्थ एट्रीब्यूट ही अपने आप को बीस्ट के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अब वो ट्रांसपेरेंट स्नेक जो है इन पे अटैक करने के लिए उतारू हो जाता है। तभी हम उस लड़की को देखते हैं जिसके पास अब तक कोई एट्रीब्यूट्स नहीं लगे थे और वो इस अर्थ लेवल वाले एट्रीब्यूट को कैप्चर करना चाहती थी। यहाँ पे वो उस पे अटैक तो करती है लेकिन नाकाम रहती है कि तभी उसका जो दोस्त वो बंदा होता है वो भी यहाँ उसका साथ देने आ जाता है। लेकिन इन दोनों की काफी कोशिशों के बाद भी वे इसे कैप्चर नहीं कर पाते। वो स्नेक बीस्ट अब इन्हें ही हर्ट कर देता है, जिसे देखते ही सुतियांग इसका सामना करने के लिए अपने गोल्डन स्पिरिट को एक्टिवेट करता है। और अब आगे हम यहाँ देखते हैं कि सुतियांग के गोल्डन स्पिरिट और वो स्नेक बीस्ट की पावर एक दूसरे से टकराती है और अब सुतियांग ने उस अर्थ लेवल के मार्शल स्किल को कैप्चर कर लिया था। अब उस स्किल को एक्वायर करने के बाद सुतियांग को एक जेड स्लिप मिलता है जो उसे बताता है कि हालांकि वो बीस्ट काफी ज्यादा पावरफुल था लेकिन वो फिर भी एक लो ग्रेड का अर्थली स्किल है, जिसका यूज करके सुतियांग अपनी कल्टीवेशन टेक्निक की प्रैक्टिस करेगा तो उसे जेड आइस स्नेक हैंड की टेक्निक मिलेगी, जिसपे एल्डर उसे बताते हैं कि वो आइस स्नेक हैंड की जो टेक्निक है वो हमारे ही मार्शल पैविलियन की 6 टेक्निक में से एक है और मुझे इसकी कोई उम्मीद नहीं थी कि ये तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन बस याद रखना कि उस स्नेक हैंड की प्रैक्टिस करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। तुम इसे आसानी से रिफाइन नहीं कर पाओगे क्योंकि उस जेड स्लिप के ज्ञान को एक्वायर करने के लिए तुम्हें कई दिन और रात लग सकते हैं। अब आगे टाइम बहुत कम होता है, इसीलिए 6 एल्डर उन 3 बाकी डिसिपल्स को जल्द से जल्द अपना मार्शल आर्ट चूज करने को कहते हैं। और वहीं हम देखते हैं कि सुतियांग ने पहले ही उसे एक्वायर कर लिया था और उस जेड स्लिप को ले करके वहाँ पे कल्टीवेशन शुरू करता है। इतने में बाकी के भी डिसिपल्स आ जाते हैं अपने अपने मार्शल स्किल्स को लेकर के और यहाँ शाशा बताती है कि उसे शैडो स्टेप की स्किल मिली है। वहीं उस दूसरी लड़की को भी थिक अर्थ टेक्निक की स्पिरिचुअल मार्शल आर्ट की स्किल हाथ लगती है और उस बंदे को भी आइस लेवल की स्पिरिट स्किल हाथ लगती है, लेकिन किसी को भी सिवाय सुतियांग के वो अलग अलग रंगों के एट्रीब्यूट्स हाथ नहीं लगते, जिससे वे निराश हो जाते हैं। लेकिन अचानक से उस वातावरण में कोल्डनेस फैल जाती है। अब ये कोल्डनेस इसलिए फैली होती है क्योंकि सुतियांग ने उस जेड स्लिप को आसानी से रिफाइन कर लिया था। यहाँ वो अपने नए मिले पावर जो कि आइस स्नेक हैंड की स्किल को यूज करता है, इसे यूज करते ही हम पूरे उस क्लिप को देखते हैं कि वो आइस में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिसपे सुतियांग एल्डर से कहता है कि इस स्किल को इतना ज्यादा मुश्किल रिफाइन करना नहीं था जितना आपने मुझे बताया था। अब हम देखते हैं कि वहाँ पे टाइम अप हो जाता है और वो सभी उस जगह से बाहर निकलते हैं। आगे हमें एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सुतियांग कुछ स्टडी कर रहा होता है कि तभी उसके पास राया आती है और यहाँ वो सुतियांग से कहती है कि वो उसे एक जगह ले जाना चाहती है। अब उसके इतना कहती है। अब यहाँ पे एपिसोड खत्म होता है और हमें अगले एपिसोड में दिखाया जाता है जहाँ पे राया उससे मिलने के लिए आती है और सुतियांग को अपने साथ किसी जगह पे चलने के लिए इनवाइट करती है। वो जगह एक रेस्टोरेंट होती है जहाँ पे सुतियांग और राया को साथ आता देख करके आपस के लोग वहाँ खुसुर फुसुर करना शुरू कर देते हैं। आखिर हमारी इस एकेडमी की सबसे ब्यूटीफुल लड़की इस नए स्टूडेंट के साथ क्या कर रही है। अब आगे हम देखते हैं कि राया को सुतियांग और उसकी नकली के जो फियांसे रैंगशी होती है इन दोनों पे शक हो रहा था, इसीलिए इनके रिलेशनशिप के बारे में वो डायरेक्टली सुतियांग से पूछती है क्योंकि कुछ दिन पहले रैंगशी की फैमिली जो कि मो फैमिली होती है उसने राया को इनवाइट किया था। ये इन्वेस्टिगेशन वो लोग करवा रहे हैं कि रैंगशी और ये सुतियांग के बीच आखिर कौन सी रिलेशनशिप है, क्योंकि यहाँ पे राया को डर होता है कि कुछ ही दिनों में मो फैमिली यहाँ पे आ जाएगी इस लनहाउ सिटी में और वो डेफिनेटली सुतियांग को ढूंढते हुए यहाँ पे आ रहे हैं। जिसपे सुतियांग उसे वही बात बताता है जो कि रैंगशी ने उसे बताने के लिए कहा था कि वो मेरे बस एक फियांसे है और हम दोनों की फैमिली के मेंबर्स ने ही हमारी मैरिज को आपस में डिसाइड किया था, तो इस पे शक करने के लिए कुछ है ही नहीं। जिसपे राया उसे आगाह करती है कि इन दोनों फैमिली के बीच के मैटर को तुम जितना सिंपल समझ रहे हो वो उतना है नहीं, क्योंकि बिना मो फैमिली के अप्रूवल के तुम दोनों का साथ रहना इम्पॉसिबल है। जिसपे सुतियांग उसे कहता है कि तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मो फैमिली के मैटर को मैं और रैंगशी संभाल लेंगे। आगे सुतियांग राया से पूछता है क्या इस लैनहाउ मैंशन में वो किसी ऐसी जगह को जानती है जहाँ पे सोल्स की रिफाइनिंग की जा सके, जिसपे राया उसे बताती है कि यहाँ शॉर्ड सोल मॉन्यूमेंट जैसी एक जगह है जहाँ पे सोल को रिफाइन किया जाता है, लेकिन वहाँ पे अब तक कई सारे लोग जा चुके हैं, इवन कि मैं भी वहाँ पे गई थी, लेकिन उस मॉन्यूमेंट पे ऐसे मिस्टीरियस वर्ड्स लिखे हुए हैं जिनको समझना नामुमकिन है और बिना उस मिस्टीरियस वर्ड्स के समझे ही कोई भी वहाँ पे अपनी सोल को रिफाइन नहीं कर सकता। लेकिन अगर तुम इसमें इंटरेस्टेड हो तो मैं तुम्हें उस मॉन्यूमेंट वाली जगह पे ले जा सकती हूँ। आगे वे लोग उसी मॉन्यूमेंट वाली जगह पे पहुँचते हैं जहाँ हम एक बड़ी सी तलवार को देखते हैं जो कि पूरी तरह से स्टोन्स की बनी हुई थी और कई सारे जंजीरों में जकड़ी हुई थी।
राया उसे बताना शुरू करती है कि इस स्टोन मॉन्यूमेंट पे बहुत ही एंशिएंट लैंग्वेज में कुछ मिस्टीरियस वर्ड्स लिखे हुए हैं। तुम्हें अपनी सोल को रिफाइन करने के लिए इस मॉन्यूमेंट के अंदर जो एंशिएंट पैटर्न्स हैं उसे समझना होगा। लेकिन ये एंशिएंट पैटर्न्स इतने ज्यादा मिस्टीरियस है कि इस पूरे लैंडहॉर्न मैंशन में बस कुछ ही ऐसे जीनियस हुए हैं जिनको ये समझ में आया है। अब आगे सूतियांग उसे ये कहते हुए कि फिर भी मैं इसे ट्राई करना चाहूंगा, वो वहाँ पे बैठ के कल्टीवेट करने लगता है, जहाँ उसे समझ में आता है कि इस एंशिएंट पैटर्न को समझने के लिए यहाँ पे उसे एक खास तरह का फॉर्मेशन क्रिएट करना होगा, क्योंकि वो फॉर्मेशन बनाने की टेक्निक पूरी तरह से अनसील है और अगर वो इस फॉर्मेशन की सील को तोड़ने में कामयाब हो जाता है तो फिर उसकी सोल इस स्टोन मॉन्यूमेंट के एकदम अंदर डीप में जा सकती है। अब वो उस फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए उसके अंदर लिखे हुए एंशिएंट पैटर्न को समझने की कोशिश करने लगता है, जिससे सारे वर्ड्स हवा में तैरते नजर आते हैं और फिर वो एक फॉर्मेशन बना देते हैं। इधर बैतियान को इतना प्रैक्टिस करते हुए देख जो राया होती है वो पूरी तरह से इससे इम्प्रेस हो चुकी होती है और यहाँ वो कहीं ना कहीं मन ही मन उसे पसंद भी करने लगती है। लेकिन इधर सूतियांग को उस फॉर्मेशन को तोड़ना काफी ज्यादा मुश्किल लग रहा होता है, इसीलिए वो अपनी कल्टीवेशन बीच में ही रोक देता है और यहाँ अब उन्हें शाम हो जाती है, इसलिए वो वापस एकेडमी जाने का डिसाइड करते हैं। आगे सूतियांग राया को बताता है कि वो कभी बाद में प्रैक्टिस करेगा क्योंकि अभी काफी लेट हो चुका है, जिसपे अब राया सूतियांग को एक डेट के लिए पूछती है कि अगर तुम कल फ्री हो तो क्या तुम मेरे साथ प्रैक्टिस मार्शल आर्ट्स के बैटल हॉल में चलोगे, क्योंकि वहाँ राया को जाकर के प्रैक्टिस करनी होती है, इसीलिए वो सूतियांग को अपने साथ चलने को कहती है। सूतियांग भी यहाँ इस पे एग्री होता है और वो लोग कल 8 बजे मिलने का डिसाइड करते हैं। अब आगे वे दोनों वहाँ से तो चले जाते हैं, लेकिन वापस से सूतियांग आधी रात को फिर से वहाँ पे पहुँचता है, क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही होती है और वो बार बार उसी फॉर्मेशन के बारे में सोच ही रहा था। अब आगे जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचता है, एक और लड़की वहाँ पे कल्टीवेट कर रही थी, जिसे सूतियांग पूरी तरह से इग्नोर करते हुए दूसरी तरफ कल्टीवेट करने लगता है। अब आगे सूतियांग दोबारा से उस स्टोन मॉन्यूमेंट पे लिखे हुए एंशिएंट मिस्ट्री को समझने की कोशिश करने लगता है, जहाँ पे फिर से वो मिस्टीरियस वर्ड्स अपीयर होते हैं और अब सूतियांग उन्हें समझने के लिए उस फॉर्मेशन के अंदर चला जाता है, जहाँ अब सूतियांग ने उस फॉर्मेशन को तोड़ दिया था और अब उसकी सोल उस मॉन्यूमेंट के अंदर जा चुकी होती है। अब आगे यहाँ सूतियांग उस मॉन्यूमेंट के एकदम टॉप के ऊपर एक लाइट को देखता है, जिससे उसे समझ में आता है कि ये जो लाइट है वो इसकी सोल पावर है और अब यही सोल पावर सूतियांग के बॉडी के अंदर जाने लगती है, जिसमें सूतियांग के लिए अपने अंदर इतनी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। थोड़ी ही देर बाद हम उस मॉन्यूमेंट के अंदर के हाल को देखते हैं, जो पूरी तरह से उसके अराउंड जो पत्थर होते हैं वो एकदम हिलने लगते हैं और इसके जो सेंटर में जो स्टोन की तलवार रखी होती है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त होने लगती है। लेकिन अब हम सूतियांग की हालत को देखते हैं कि वो काफी स्टेबल होता है और उस शॉट से निकलने हुई सारी एनर्जी को अपने अंदर कामली सप्रेस कर रहा होता है। यहाँ थोड़ी ही देर बाद कल्टीवेट करके उसे पता चलता है कि इस जगह से जो सोल पावर रिलीज हो रही है वो एक ऐसी जगह है जहाँ सोल पावर और भी ज्यादा घना हो जाता है, जिसके कारण उसके अंदर की ये जो सोल पावर है अब काफी ज्यादा इनहेंस हो चुकी है और इसी इम्प्रूवमेंट के कारण अब सूतियांग जो है अपनी मैजिकल पावर को अचीव करने के लिए बस एक कदम पीछे है। लेकिन इतने में ही अब सुबह हो जाती है और जब सूतियांग की आंखें खुलती है तो उसे अपने सामने वही लड़की नजर आती है, जो कि सूतियांग को काफी खुन्नस भरी नजरों से देख रही होती है, जिसे देखते ही सूतियांग डर जाता है। यहाँ वो लड़की सूतियांग से कहती है कि आखिर तुम किसकी मर्जी से यहाँ पे लेट नाइट प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम्हें यहाँ इसके लिए किसने परमिशन दी, जिस पे सूतियांग उसे बताता है कि मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ और जब मैं इसके बारे में सोचते सोचते थक गया तो मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए चला आया। जिस पे वो लड़की उसे धमकी देते हुए कहती है कि बस एक बात याद रखना, ये जो स्टोन मॉन्यूमेंट है यहाँ पे रात में प्रैक्टिस करने के लिए सिर्फ मेरे पास ही अधिकार है और फिर अगर उस टाइम तुम मुझे यहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए दिख गए तो फिर तुम मुझे ब्लेम मत करना कि मैं तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों कर रही हूँ। जिस पे सूतियांग उससे कहता है कि ये तुम्हारी बाप की जागीर है जो मैं यहाँ रात में प्रैक्टिस नहीं कर सकता और सिर्फ तुम ही कर सकती हो। अब ये बात सुनती ही उस लड़की को जबरदस्त गुस्सा आता है और वो सूतियांग पे अटैक करने के लिए उसे पीछे से ही वॉर करती है, लेकिन यहाँ सूतियांग ने उसके अटैक को परख लिया था और आसानी से उसके इस अटैक से बच जाता है। अब आगे इससे पहले कि उन दोनों के बीच ऐसा क्या होता है और यहाँ पे फाइट में कौन जीतता है और फिर वो लोग यहाँ इस जगह में किस तरह से प्रैक्टिस आगे कंटिन्यू करने का डील करते हैं, ये सब कुछ हमें पता चलेगा इसके नेक्स्ट एपिसोड में। साथ ही हमें इस एंशिएंट मिस्टीरियस मॉन्यूमेंट की भी कहानी पता चलेगी। तो गाइस, इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए इसे हमारे ही चैनल पे आगे कंटिन्यू करना जारी रखिए। बहुत ही जल्द मुलाकात होगी इसके नेक्स्ट अमेजिंग एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।